हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्त और भाई, इस चैनल पर भी लाइक कम हो रहे हैं वीडियो पर, तो उन्हें भी ध्यान में रख करके लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो चली करते हैं स्टार्ट। उस उबड़ खाबड़ जमीन पर एक दुबला पतला व्यक्ति हवा में खड़ा था। हालांकि युद्ध के कारण उसका शरीर थोड़ा दयनीय हो गया था, लेकिन उसकी नजर, जो अभी भी तेज और चमकदार थी, ने कई विशेषज्ञों को चौंका दिया। उस चौंकाने वाली लड़ाई को देखने के बाद किसी के मन में उसके लिए अब कोई घृणा नहीं रह गई थी। पूरा क्षेत्र शांत था, क्योंकि बहुत सी हतप्रभ निगाहें उस आकृति को देख रही थीं, जो पहले की लड़ाई से उबर नहीं पाई थीं। यह खामोशी काफी देर तक रही, फिर कई लोगों की निगाहें गर्म होने लगीं। कुछ ही देर बाद ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के कैंप में पहाड़ टूटने और समुद्र की गर्जना जैसी जयकारे गूंजने लगे। कौन उम्मीद कर सकता था कि आखिरी लड़ाई, जिसे सबसे साधारण माना जा रहा था, दोनों गुटों के बीच लड़ाई का फैसला करेगी। आरुष और विवान ने एक दूसरे को देखा और अंत में आह भरी। उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। अगर कियान को हराने से उन्हें ध्रुवांत पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था, तो इस बार उन दोनों ने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे लड़ रहे होते तो वे केशव के हाथों बहुत पहले ही हार चुके होते। भारी दबाव को झेलने और युद्ध का रुख बदलने की तो बात ही छोड़िए। कुछ ही दूरी पर ब्लड हॉक हॉल की पार्टी में कियान का चेहरा सफेद और हरे रंग में बदल रहा था। नाराजगी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज के बाद उसके और ध्रुवांत के बीच की दूरी और भी बढ़ जाएगी। ग्रेट हेवनलॉ डोमेन गुट में अमर पक्षी पैलेस ने सबसे ज्यादा जयकारे लगाए। इस समय यहां तक कि सुचिता, जो आमतौर पर ठंडे स्वभाव की थी, का चेहरा भी लाल हो गया था। दूर की आकृति को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। अमर पक्षी पैलेस की स्थापना के बाद से यह पहली बार था कि उनके अमर पक्षी पैलेस ने ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में इतनी महिमा का आनंद लिया था। हा, डोमेन शासक की आंखें वाकई बहुत तेज हैं। आकाश गिद्ध राजा ने यह नजारा देखकर अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। ध्रुवांत एक ऐसा व्यक्ति था जिसका अमर पक्षी ने साथ दिया था, इसलिए आकाश गिद्ध राजा को भी उससे उम्मीदें थीं। सचमुच बुरा नहीं है। यहां तक कि निंद्रा राजा ने भी, जो शायद ही कभी बोलते थे, टिप्पणी की। ग्रेट हेवनलॉ शासक के चेहरे पर जो रोशनी थी, वह हंसी की तरह गूंज उठी। इस बच्चे की क्षमता बहुत अच्छी है। अमर पक्षी ने हमारे ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में एक सच्ची प्रतिभा को जन्म दिया है। यह बात तो जगजाहिर थी कि वह ध्रुवांत के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। जब ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के गुट में धरती हिला देने वाली जयकारे गूंज रहे थे, तब 100 बैटल्स डोमेन में सन्नाटा और शांति थी। कई विशेषज्ञों के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पूर्ण जीत की लड़ाई हार के साथ खत्म होगी। तलवार छिपाने वाले बुजुर्ग, लाश पहाड़ दानव और शैतान करुणा राजा के चेहरे पर भद्दे भाव थे। उन्होंने पहले से ही इस लड़ाई की गणना कर ली थी और उनके पास सफलता की अच्छी संभावना थी, इसीलिए उन्होंने इसे प्रस्तावित किया। पहली 2 लड़ाइयां वैसी ही चलीं जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। केवल तीसरी लड़ाई उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। शुरू में केशव को अपनी ताकत से ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के सभी डोमेन लॉर्ड्स को हराने में सक्षम होना चाहिए था। यहां तक कि आरुष और विवान भी उससे नहीं लड़ सकते थे। लेकिन कौन जानता था कि एक नया कमांडर, ध्रुवांत, सामने आया है, जिसने अपने कार्ड अच्छी तरह से छिपाए थे। यह लड़ाई 1000 दिव्य चेतना द्रव्यों और 1000 शहरों से संबंधित थी। 100 युद्ध डोमेन जैसी शक्तिशाली सेना को भी उन चीजों को देने में दिल का दर्द महसूस होगा। तलवार छिपाने वाला बुजुर्ग और बाकी सभी लोग ध्रुवांत को बुरी नजरों से देख रहे थे और चाह रहे थे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। तीनों लड़ाइयां समाप्त हो गई हैं। मेरे ग्रेट हेवनलॉ डोमेन ने 2 जीत और 1 हार प्राप्त की है। जितनी जल्दी हो सके 1000 दिव्य चेतना तरल पदार्थ और 1000 शहरों को तैयार करें। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए पूछूंगा। ग्रेट हेवनलॉ शासक की उदासीन आवाज गूंजी।
जिससे 100 लड़ाइयों वाले डोमेन गुट के सभी विशेषज्ञों का दिल कांप उठा। तलवार छिपाने वाले बुजुर्ग और लाश पहाड़ के दानव ने अनिकेत को देखते ही अपने दांत पीस लिए। बाद वाले के चेहरे पर उस समय एक गहरा भाव था। उसकी निगाहें चमक उठीं, लेकिन उसने उनकी तरफ नहीं देखा। यह ध्रुवांत की तरफ थी, जो दूर आसमान में था। उसकी निगाह को महसूस करते हुए ध्रुवांत को अपनी त्वचा पर एक ठंडी सनसनी महसूस हुई और उसने अपने दिल में चेतावनी जारी की। हाँ हाँ, अनिकेत ने अंततः हंसते हुए कहा, चूंकि आप लोग हार गए हैं, इसलिए आपको समझौते का सम्मान करना चाहिए। तलवार छुपाने वाले बुजुर्ग और बाकी लोग उसकी बात सुनकर अपने दिल में दर्द के साथ केवल सिर हिला सकते थे। महान हेवन लॉ शासक के चरित्र के साथ अगर वे इस रण को स्वीकार नहीं करते तो 100 युद्ध डोमेन को और भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। संप्रदाय गुरु अनिकेत सचमुच अपने वादे निभाते हैं। महान हेवन लॉ शासक हल्के से हंसे। अनिकेत हंसे, लेकिन उन्होंने ग्रेट हेवन लॉ शासक के साथ बातचीत जारी नहीं रखी। उनकी तीखी नजर, जो दूसरों को भेदने वाली लग रही थी, ध्रुवांत पर केंद्रित थी, क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मुझे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के कमांडर ध्रुवांत से कुछ पूछना है। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत का दिल कांप उठा और उसे ठंड का एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अनिल के मामले के बारे में पता था, क्योंकि वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था? उसके पीछे अमर पक्षी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी निगाहें टिमटिमाने लगीं। मुझे आश्चर्य है कि संप्रदाय गुरु अनिकेत मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। हालांकि वह घबराया हुआ था, फिर भी ध्रुवांत ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। आधे साल पहले मेरा बेटा व्यापारी महाद्वीप गया था और नीलामी में 9 ड्रैगन और हाथियों की कला नामक एक दिव्य कला को बहुत अच्छी कीमत पर खरीदा था। हालांकि वह वापसी की यात्रा पर लापता हो गया था। यह इतना बड़ा था कि 2 बुजुर्ग भी लापता हो गए, जिनमें से एक उसे रोशनी में और दूसरा अंधेरे में बचाता था। अनिकेत की धीमी आवाज आसमान में गूंजी, जिससे इस क्षेत्र का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। तलवार छिपाने वाले बुजुर्ग और बाकी लोग भी आश्चर्य से अनिकेत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि अनिकेत में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत अपनी टिमटिमाती निगाहें ध्रुवांत की ओर घुमा दीं। हालांकि वे नहीं जानते थे कि 9 ड्रैगन और हाथियों की कला क्या थी, लेकिन अंत में ध्रुवांत ने जो शक्तिशाली दिव्य कला प्रदर्शित की थी, वह कुछ हद तक उसके जैसी दिखती थी। मैंने उसके बाद जांच की और पाया कि 2 बुजुर्ग और मेरा बेटा जमीन के नीचे दबे हुए थे, और जो इसके लिए जिम्मेदार था वह कम से कम शूरवीर रैंक तक पहुंच गया था। अनिकेत ने बिना किसी भाव के कहा, और अब 9 ड्रैगन और हाथी कला आपसे प्रकट हुई है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? ध्रुवांत का दिल थोड़ा कांप उठा। अनिकेत वास्तव में दुर्जेय था, जो यह पता लगाने में सक्षम था कि अनिल को कहां दबाया जा रहा था। हालांकि 9 ड्रैगन और हाथी कला दुर्लभ है, यह अद्वितीय नहीं है। चूंकि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, यह स्वाभाविक रूप से मेरे लिए खुले अवसरों के कारण है। क्या यह हो सकता है कि संप्रदाय के मास्टर अनिकेत को लगता है कि मैंने अभिनय करने के लिए एक शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है? मेरे पास वह क्षमता नहीं है, ध्रुवांत ने कहा। इस समय वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकता था, अन्यथा अनिकेत का क्रोध कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे वह सहन कर सके। वास्तव में अनिकेत की निगाह में कोई भावना नहीं थी, क्योंकि वह ध्रुवांत को देख रहा था। कुछ ही देर बाद उसने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे जगह फट गई, जिससे एक अंतरिक्ष मार्ग बन गया। कुछ ही देर बाद मार्ग से चेतना प्रकाश निकला, जिससे अनिकेत के पीछे 2 आकृतियां खड़ी हो गईं। अपनी नजर ऊपर उठाते हुए ध्रुवांत का चेहरा एक आकृति को देखकर तुरंत बदसूरत हो गया, क्योंकि यह अनिल था, जिसे आराध्या की मां ने व्यक्तिगत रूप से जमीन के नीचे दबा दिया था। उस व्यक्ति को वास्तव में बचा लिया गया। अनिल के बगल में एक सफेद कपड़े पहने आदमी खड़ा था, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह दिखने में अनिल जैसा ही था, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा नहीं था कि उसकी तुलना अनिल से की जा सके। अनिल, क्या तुम देख सकती हो कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? अनिकेत ने धीमे स्वर में कहा।
अनिल ने अपना सिर उठाया और उसकी नजर ध्रुवांत पर टिक गई। उसकी आंखों से अंतहीन क्रूरता बह निकली और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। हा, तुमने मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल कर दी है बच्चे। ध्रुवांत का दिल बैठ गया। दोनों गुटों के विशेषज्ञ तुरंत समझ गए कि क्या चल रहा था। ऐसा लगता है कि ध्रुवांत ने एक बार अनिल के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसे सील भी किया था। हालांकि उसने कोई साफ सुथरा काम नहीं किया था और अब उसे पहचान लिया गया था। 100 लड़ाइयों के क्षेत्र की दिशा में हर कोई ध्रुवांत के दुर्भाग्य पर खुश था, जबकि ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के कई विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो वे स्काई प्रोफाउंड पैलेस से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। इसका नतीजा 100 लड़ाइयों के क्षेत्र के साथ युद्ध से कहीं ज्यादा होगा। आखिरकार दोनों पक्ष सच्ची शीर्ष शक्तियां थीं। आपने जिस शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है, उसके पास कुछ साधन हैं। मैं अकेले सील नहीं तोड़ सकता था और अपने बेटे को बचाने के लिए एक बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए मुझे एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। लेकिन उसे बचाने के बाद उसके शरीर में मेरिडियन कमोबेश क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसकी चेतना शक्ति बिखर गई है। हालांकि मैं उसे कुछ चेतना अमृत की मदद से ठीक कर सकता हूं, लेकिन यह उसके पूरे जीवन काल की सीमा होगी। अनिकेत ने हल्के से मुस्कुराया, सिवाय इसके कि उसकी हंसी हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। तुम ही हो जिसने अनिल की चेतना शक्ति को अपंग बना दिया है। अनिल के सामने खड़े सफेद कपड़े पहने आदमी ने ध्रुवांत को घूरते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। इसके बाद उसने उदासीनता से कहा, चूंकि ऐसा है तो तुम भी अपंग हो सकते हो। बोलते समय सफेद कपड़े पहने हुए आदमी की आकृति अचानक कांप उठी, फिर ध्रुवांत के सामने प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में एक जेड पंखा पकड़ा और तेजी से उसे ध्रुवांत की भौहों के बीच में घुमाया। जब सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने हमला किया तो उसने बहुत ही आश्चर्यजनक शक्ति दिखाई थी। चूंकि ध्रुवांत ने एक महान युद्ध का अनुभव किया था, इसलिए उसके शरीर में चेतना शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसलिए सफेद कपड़े वाले व्यक्ति के हमले का सामना करते हुए वह इससे बच नहीं सका। हालांकि ध्रुवांत ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बैठकर मौत का इंतजार करता और अपनी बची हुई चेतना शक्ति को प्रसारित करने वाला था। अचानक एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई, अपनी पतली उंगली को फैलाते हुए, और जेड पंखे से टकरा गई। धमाका! टकराव से चौंकाने वाली चेतना शक्तियां फूट पड़ीं। भव्य आकृति केवल हल्के से कांप रही थी, जबकि सफेद कपड़े पहने आदमी ने 10 कदम पीछे हट लिए थे। उसके हाथ में जेड पंखा खुला था और लाल रंग की लपटें पंखे को जला रही थीं, जबकि उसकी ठंडी निगाहें ध्रुवांत के सामने खड़ी आकृति पर टिकी थीं। अनिल ने पहले भी बताया था कि ध्रुवांत के साथ एक महिला थी जो काफी ताकतवर थी। मुझे लगता है कि वह तुम ही हो। सफेद कपड़े पहने आदमी ने अमर पक्षी को देखा, जो ध्रुवांत के सामने खड़ी थी, और धीरे से कहा। अमर पक्षी ध्रुवांत के सामने ठंडे भाव से खड़ी थी। हालांकि ध्रुवांत ने अभी भी देखा कि उसका हाथ अनजाने में ही कस गया था। जाहिर है इस मामले का अचानक फूटना उसकी उम्मीद से परे था। अनिकेत ने अपना हाथ लहराया, सफेद कपड़े पहने आदमी को रोकते हुए, जबकि वह ध्रुवांत और अमर पक्षी को उदासीनता से देख रहा था। इसके बाद उसने अपनी नजर ग्रेट हेवन लॉ शासक की ओर घुमाई, जो सिंहासन पर बैठा था और एक शब्द भी नहीं बोला था। इन 2 लोगों ने मेरे बेटे को अपंग बना दिया है। यह हमारे बीच एक बहुत बड़ी दुश्मनी है। मुझे उम्मीद है कि ग्रेट हेवन लॉ शासक उन दोनों को हमें सौंप सकते हैं। मुआवजे के रूप में मेरा स्काई प्रोफाउंड पैलेस 2000 दिव्य चेतना लिक्विड देने को तैयार है। इसके अलावा मैं यहां आपसे वादा कर सकता हूं कि मेरा स्काई प्रोफाउंड पैलेस हंटिंग वॉर में ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जिस क्षण अनिकेत ने बात की, न केवल 100 युद्ध क्षेत्र के कई लोग चौंक गए, बल्कि ग्रेट हेवन लॉ क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी अपने दिलों में झटका महसूस कर रहे थे, क्योंकि अनिकेत ने जो शर्तें रखी थीं वे बहुत ही आकर्षक थीं।
हजार दिव्य चेतना तरल पदार्थों का उल्लेख नहीं करना, केवल ग्रेट हेवनलॉ क्षेत्र के प्रति कार्य न करने का वादा ही उच्च पदानुक्रम के दिलों को हिला देने के लिए पर्याप्त था। हर कोई जानता था कि शिकार युद्ध उनके जैसे शीर्ष बलों के अस्तित्व से संबंधित था। अगर वे स्काई प्रोफाउंड पैलेस जैसे दुर्जेय दुश्मन को भड़काते तो कोई भी सहज महसूस नहीं कर पाता। शायद महान हेवनलॉ शासक भी ऐसी शर्तों से इनकार नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें इसके लिए केवल ध्रुवांत और अमर पक्षी को कीमत के रूप में सौंपना था। कई लोगों की नजर में यह एक ऐसा विकल्प था जिसके लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी। अमर पक्षी का चेहरा भी थोड़ा बदल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनिकेत उनके प्रति इतनी नफरत करेगा कि वह वास्तव में इतनी कीमत चुकाने को तैयार था। अमर पक्षी हमेशा से एक बुद्धिमान व्यक्ति रही थी, इसलिए वह भी स्पष्ट थी कि इस तरह के प्रलोभन किसी भी ताकत के लिए घातक थे। उसने अपने कुछ ठंडे हाथ को हल्के से ध्रुवांत के हाथ पर रखा और ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, अगर कुछ भी हुआ तो हम जितना हो सके भाग जाएं। ध्रुवांत का चेहरा थोड़ा उदास था। अमर पक्षी ने स्पष्ट रूप से बदतर स्थिति के बारे में सोचा था। ब्याज से पहले यहां तक कि गहरे और अथाह महान हेवनलॉ शासक भी उन्हें त्यागने का विकल्प चुन सकते थे। भले ही उन्होंने ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के लिए एक महान सेवा की थी। यह क्रूर ग्रेटलॉ महाद्वीप था। अब वह उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी नहीं थी। अब अध्यक्ष त्रिकेशु जैसा कोई नहीं था जो उसे बता सके कि चाहे कुछ भी हो, उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी हमेशा उसका साथ देगी। पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल था जिससे घुटन हो रही थी। अनिकेत की नजर ग्रेट हेवनलॉ शासक पर टिकी हुई थी। उसने ध्रुवांत और अमर पक्षी को अपनी नजर में नहीं रखा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जब तक ग्रेट हेवनलॉ शासक समझदार है, वह ऐसी शर्तों को अस्वीकार नहीं करेगा। एक छोटा अमर पक्षी राजा और उससे भी छोटा कमांडर उनके स्तर के लोगों के लिए उल्लेख के लायक नहीं था। अनगिनत निगाहों के नीचे महान हेवनलॉ शासक को घेरने वाली रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसकी अलौकिक आवाज गूंजी, हा हा, यह कैसा मूल्य टैग है जो प्रलोभनों से भरा है। ध्रुवांत और अमर पक्षी के चेहरे बदल गए, क्योंकि उनके शरीर में चेतना शक्ति उमड़ पड़ी। हालांकि ऐसा लगा जैसे महान हेवनलॉ शासक को घेरने वाले प्रकाश से एक उपहासपूर्ण नजर निकली हो, क्योंकि वह कर्कश आवाज इस क्षेत्र में गूंजी थी जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। यह प्रभु आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। यह प्रभु आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। जब महान हेवनलॉ शासक की अलौकिक आवाज उस क्षेत्र में गूंजी, तो वह क्षेत्र जिसमें अभी भी थोड़ी हलचल थी, इस समय पूरी तरह से शांत हो गया। अनगिनत विशेषज्ञों की आंखें अविश्वास से खुली रह गईं। यहां तक कि ध्रुवांत और अमर पक्षी, जो भागने की तैयारी कर रहे थे, भी दंग रह गए। यहां तक कि अनिकेत जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर महान हेवनलॉ शासक की ओर मंद दृष्टि से देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने गलत सुना है। 100 बैटल्स डोमेन गुट के कई लोग भी दंग रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि महान हेवनलॉ शासक वास्तव में स्काई प्रोफाउंड पैलेस के इतने आकर्षक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा और अमर पक्षी और उससे भी छोटे कमांडर की रक्षा करने का विकल्प चुनेगा। निर्दयी महान हेवनलॉ शासक अचानक एक महापरोपकारी में बदल गया। कई लोगों के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। उन्हें बड़ी विडंबना क्यों महसूस हुई। ग्रेट हेवनलॉ शासक के पीछे आकाश गिद्ध राजा, जिसके चेहरे पर एक कठोर भाव था, राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने अपनी आंखों में कृतज्ञता से भरे हुए पूर्व को देखा। उसने इतने सालों तक ग्रेट हेवनलॉ शासक का अनुसरण किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि पूर्व कठोर था। पहले बेस्टिस्ता के तक आप आते पे उसने मूल रूप से सोचा था कि अपने चरित्र के साथ ग्रेट हेवनलॉ शासक अमर पक्षी और ध्रुवांत को छोड़ना पसंद करेगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि स्थिति इस तरह से बदल जाएगी। चेतना शिष्य सम्राट का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला।
निंद्रा राजा ने भी महान हेवनलॉ शासक को आश्चर्य से देखा, फिर ध्रुवांत और अमर पक्षी को देखा। उसकी आंखों में विचार चमक रहे थे। महान हेवनलॉ शासक, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अनिकेत आखिरकार एक शक्तिशाली शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ था। जब वह सदमे से उबरा तो उसके उदासीन चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह भगवान जानता है कि वह क्या कर रहा है। मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। महान हेवनलॉ शासक की आवाज शांत थी क्योंकि वह आगे कहता रहा, वे मेरे महान हेवनलॉ डोमेन के लोग हैं, इसलिए यह भगवान स्वाभाविक रूप से उनकी रक्षा करेगा। हा, ठंडे दिल वाले महान हेवनलॉ शासक ने कब से संबंधों के बारे में बात करना शुरू कर दिया? क्या तुम मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहे हो? अनिकेत अत्यधिक क्रोध से हंसे। इस महान कानून महाद्वीप में, जहां ताकतवर कमजोर को खा जाता है, जब तक पर्याप्त लाभ हो तब तक किसी भी चीज को धोखा दिया जा सकता है। 5वीं पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा और एक तुच्छ द्वितीय पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा कमांडर का उल्लेख नहीं करना। इसलिए अनिकेत को महान हेवनलॉ शासक की पसंद मजेदार लगी। मैं हाल ही में एक अच्छा इंसान बनने की इच्छा महसूस कर रहा हूं। आप इससे सहमत नहीं हैं? ग्रेट हेवनलॉ रूलर ने व्यंग्य किया। अनिकेत के माथे पर नसें उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और उदास होकर कहा, उन दोनों ने मेरे बेटे द्वारा खरीदा गया खजाना लूट लिया है और उन्होंने उसे दबाने के लिए एक शूरवीर रैंक के योद्धा को भी आमंत्रित किया है, जिससे उसकी चेतना शक्ति खत्म हो गई है। अगर मैं, अनिकेत, इस दुश्मनी का बदला नहीं चुका पाया तो मुझे डर है कि भविष्य में मैं उत्तरी क्षेत्र में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। क्या बकवास है। अनिल ही वह व्यक्ति था जिसकी नजर हमारे खजानों पर थी। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि उसके पीछे एल्डर्स थे, उसने हमें मारने की कोशिश की। हमने सिर्फ अपनी रक्षा की और वह इसके लायक भी था। महान हेवनलॉ शासक की ऐसी दृढ़ आवाज देखकर ध्रुवांत को राहत महसूस हुई और वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। जहां तक उस विशेषज्ञ की बात है जिसने उसे सील किया था, वह रायजादा दल की मालकिन थी। यदि आपका स्काई प्रोफाउंड पैलेस काफी साहसी है तो रायजादा दल के साथ परेशानी खोजने की कोशिश करें। जब ध्रुवांत ने यह बात कही तो पूरा क्षेत्र सदमे से भर गया, यहां तक कि अनिकेत और महान हेवनलॉ शासक के आसपास की चेतना शक्ति भी हिल गई। स्पष्ट रूप से रायजादा दल की मालकिन शब्दों ने उन्हें काफी बड़ा झटका दिया था। यह रायजादा दल था जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक वास्तविक विशाल आकृति थी। हालांकि ग्रेट हेवनलॉ डोमेन और स्काई प्रोफाउंड पैलेस उत्तरी क्षेत्र में शीर्ष शक्तियां थीं, लेकिन वे मार्शल क्षेत्र की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। यहां तक कि अगर अनिकेत में 100 हिम्मत होती तो भी वह रायजादा दल की मालकिन अरानिया रायजादा के साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत नहीं करता। ध्रुवांत ने रायजादा दल का नाम इसलिए बताया क्योंकि हम इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित थे। अनिकेत की आंखें बीमार थीं जब उसने ध्रुवांत को देखा और भयभीत होकर कहा, तुम ही बकवास कर रहे हो। तुम क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम रायजादा दल की मालकिन को आमंत्रित कर सकते हो? क्या मजाक है? हालांकि वह इस तरह से बोल रहा था, लेकिन उसके होठों का कोना हिलना बंद नहीं कर सका, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से चेतना पर्वत को देखा था जिसने अनिल को दबा दिया था। यह एक ऐसी मुहर थी जिसे वह भी नहीं तोड़ सकता था। अंत में अनिल को मुक्त करने के लिए उसे एक बड़े शॉट को आमंत्रित करना पड़ा। स्पष्ट रूप से यह सामान्य पृथ्वी के शासकों की तुलना में अधिक भयानक था और स्पष्टतः रायजादा दल की मालकिन में वह क्षमता थी। अनिकेत की निगाहें झिलमिला उठीं क्योंकि उसकी आंखों में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मार्शल दायरे की मालकिन ही वह थी जिसने काम किया था। जब तक वह ध्रुवांत और अमर पक्षी से निपट सकता था, यह उसके दिल में गुस्से को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि इतनी कम ताकत के साथ ध्रुवांत का रायजादा दल की भयानक मालकिन के साथ संबंध हो सकता है।
चूंकि महान हेवन लॉ शासक उन्हें सौंपने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह काम केवल स्वयं ही कर सकता हूं। अनिकेत ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे आसमान में अंधेरा छा गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुवांत और अमर पक्षी की ओर मजबूती से पकड़ लिया। धमाका! उन दोनों के चारों ओर का स्थान एक क्षण में ही विस्फोटित हो गया, क्योंकि बहुरंगी चेतना शक्ति जो ठोस प्रतीत हो रही थी उस स्थान से बाहर निकली तथा एक चेतना शक्ति पिंजरे का निर्माण किया जो उन दोनों के चारों ओर बंध गया। पिंजरा धातु की चमक से चमक रहा था। यह पूरी तरह से चेतना शक्ति से बना था, कठोर और अविनाशी था। इसकी गुणवत्ता ध्रुवांत और अमर पक्षी की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह एक शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ की निशानी थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध चेतना शक्ति को इस हद तक निकालने में सक्षम था। उसके कार्यों से निकलने वाली तरंगें ध्रुवांत द्वारा निष्पादित दिव्य कला की शक्ति और अमर पक्षी के नियंत्रण से कहीं अधिक थीं। ध्रुवांत और अमर पक्षी के चेहरे बदल गए जब उनके शरीर से विशाल चेतना शक्ति फूट पड़ी, लेकिन अपने चौतरफा हमलों के बावजूद वे चेतना शक्ति पिंजरे को जरा भी हिला नहीं पाए। शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ की क्षमता स्पष्ट रूप से उनकी क्षमता से कहीं अधिक थी। हम्फ, मुझे डर है कि तुम्हारे पास मुझसे पहले उन्हें जब्त करने की क्षमता नहीं है। ग्रेट हेवन लॉ शासक की ठंडी आवाज गूंजी जब उसने अपनी उंगली हिलाई। अत्यंत शुद्ध चेतना शक्ति से बनी प्रकाश की किरण पिंजरे की ओर फेंकी गई। ध्रुवांत और अमर पक्षी ने पिंजरे पर दरारें दिखाईं, इससे पहले कि वह टूट जाए। वे दोनों अपनी आंखों में सदमा लिए ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के शिविर में वापस चले गए। यह एक शूरवीर रैंक की ताकत थी। यह वास्तव में शक्तिशाली था। अनिकेत का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, क्योंकि उसने अचानक अपना हाथ उठाया था। उसके बाद हर कोई महसूस कर सकता था कि उस क्षेत्र में चेतना शक्ति हिंसक रूप से उसके ऊपर आकाश में इकट्ठा हो रही थी। एकत्रित की गई चेतना शक्ति को अनिकेत के मुंह में चूस लिया गया और चेतना शक्ति का विशाल सागर उसके शरीर में एकत्रित हो गया और फिर थूक दिया गया। उसके मुख से चेतना शक्ति की एक नदी बह निकली। एक चेतना शक्ति जो उसके भीतर अपनी चेतना शक्ति के अनगिनत कणों के साथ काफी हद तक परिष्कृत हो चुकी थी। केवल एक सांस के साथ अनिकेत ने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी की चेतना शक्ति को इस हद तक शुद्ध कर दिया था। सिर्फ यही एक काम था जो 9वीं पड़ाव का योद्धा पूरा नहीं कर सकता था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह सब कुछ ही पलों में हो गया। चांदी की नदी टिमटिमाने लगी और विकृत हो गई, क्योंकि यह तारों की 1000 फीट लंबी तलवार में बदल गई। तलवार प्राचीन और रहस्यमय तलवार रूणों से भरी हुई थी। एक पल में तलवार की आभा की एक लहर, जिसने सभी को अपनी खोपड़ी पर सुन्न सनसनी महसूस कराई, क्षितिज में बढ़ गई। जैसे ही तलवार की आभा उड़ी, शून्य स्थान पर एक लंबा दरार वाला निशान बन गया। हमारी आखिरी लड़ाई को काफी समय हो गया है, इसलिए मुझे यह देखने दो कि इतने सालों में तुम में कितना सुधार हुआ है। अनिकेत ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी निगाहें ठंडी कर लीं और अपनी दोनों उंगलियों से नीचे की ओर इशारा किया। स्वर्गीय तलवार, भन भनाना। सितारों से सजी विशाल तलवार ने सीधे अंतरिक्ष को भेद दिया और फिर ग्रेट हेवन लॉ शासक के ऊपर आसमान में दिखाई दी। जब उसने उग्रता से वार किया तो कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तलवार की रोशनी के रास्ते में अंतरिक्ष के फटने से 1000 फीट का काला छेद दिखाई दिया। इस भयानक विनाशकारी क्षमता के कारण अनगिनत विशेषज्ञों के सिर पर सुन्नपन जैसा एहसास हुआ। सिंहासन पर बैठे हुए महान हेवन लॉ शासक ने तारों की तलवार को चमकते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मुंह खोला और हल्के से कालेपन की एक लहर को थूक दिया जो आसमान में उड़ गई। सरसराहट की आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक बड़ी और अजीब काली कील उग आई जो तुरंत आसमान में एक कील के जंगल में बदल गई। धमाका! जब तारों की विशाल तलवार स्पाइक 1 के पास पहुंची तो मुरझाने के बजाय स्पाइक्स निकलकर तलवार के चारों ओर लिपट गए।
ऐसा लग रहा था कि तलवार दलदल में घुस गई है, क्योंकि वह धीमी हो गई और स्पाइक 1 में रुक गई। महान हेवनलॉ शासक ने अपनी उंगली से एक झटका मारा और काली कीलों से एक तीखी आवाज निकली। वे कीलें एक विशाल ड्रैगन में बदल गईं और जैसे ही वे कुंडलित हुईं, उन्होंने प्रकाश की तलवार को प्रकाश की चमक में बदल दिया। लड़ाई के इस तरीके की विचित्रता ने दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने हमले में विफल होने पर अनिकेत का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और वह एक कदम आगे बढ़ा और महान हेवनलॉ शासक के सामने आया। उसने 2 हथेलियां आगे की ओर फेंकीं। हथेलियां ऐसी दिख रही थीं जैसे वे शांति से हिल रही हों, लेकिन हर कोई अंतरिक्ष से ही एक महीन कंपन महसूस कर सकता था। अनिकेत की हथेलियों की कोमल हरकतों के तहत उसके भीतर मौजूद शक्तियां उसके द्वारा पहले किए गए विशाल तलवार के हमले से भी अधिक भयानक थीं। महान हेवनलॉ शासक में कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने भी प्रकाश में लिपट्टी अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं। दोनों हथेलियां आपस में जोर से टकराईं। उनकी टक्कर से कोई चौंकाने वाली आवाज नहीं निकली, लेकिन आसमान की ओर देखते हुए सभी ने अपने मुंह चौड़े कर लिए थे। उन दोनों के इर्द गिर्द 10,000 फीट का दायरा एक बहुत बड़े ब्लैक होल में बदल गया था। उन दोनों की हथेलियों से निकली शक्ति से अंतरिक्ष बिखर गया था। बस इतना था कि उनकी ताकत पर नियंत्रण बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसलिए ध्रुवांत और बाकी लोगों की लड़ाइयों की तुलना में कोई धमाकेदार आवाज नहीं थी, लेकिन उनसे निकलने वाला दबाव हर एक विशेषज्ञ के रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त था। अगर इस तरह का हमला थोड़ा भी लीक हो जाता तो शायद इससे मौत और चोटों के बड़े पैमाने पर होने की संभावना होती। धमाका। जब वे दोनों वापस उड़ रहे थे तो ब्लैक होल में कांप रहे थे। अनिकेत 13 कदम पीछे हट गया। जहां तक महान हेवनलॉ शासक का सवाल है, वह केवल 5 कदम पीछे हट गया। हालांकि दोनों के बीच चेतना शक्ति टकराव के कारण उसे घेरने वाली चेतना शक्ति की रोशनी बिखर गई थी। जैसे ही प्रकाश फैला, एक आकृति प्रकट हुई। इस क्षेत्र के हर एक विशेषज्ञ ने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाईं और कुछ ही देर बाद अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी निगाहें अविश्वास और सदमे से भरी थीं। ध्रुवांत भी चौंक गया जब उसने अपना मुंह खोला, क्योंकि जब प्रकाश खत्म हुआ तो वास्तव में एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। उसने काले कपड़े पहने थे और बाल खुले हुए थे। हालांकि उसके सुंदर छोटे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उस पर एक अद्भुत सुंदरता थी और वह परिचित रूप, यह स्वाभाविक रूप से रहस्यमय मंडल था जो पहले ध्रुवांत के पीछे पीछे चल रहा था। वह वास्तव में ग्रेट हेवनलॉ डोमेन की कमांडर थीं। भयानक चेतना शक्ति अभी भी आसमान में उतार चढ़ाव कर रही थी, क्योंकि अनगिनत विशेषज्ञ उस छोटी सी आकृति को देखकर अचंभित हो गए थे जो दिखाई दी थी। कौन सोच सकता था कि जब महान हेवनलॉ शासक को घेरने वाली रोशनी बिखर जाएगी तो वह एक प्यारी सी छोटी लड़की होगी। महान हेवनलॉ शासक, जिसकी ख्याति उत्तरी क्षेत्र में गूंज रही थी, एक छोटी लड़की थी। इस समय ग्रेट हेवनलॉ डोमेन और 100 बैटल्स डोमेन दोनों के शिविर पूरी तरह से अचंभित थे। वह वास्तव में महान हेवनलॉ शासक है? अमर पक्षी और सुचिता, साथ ही जिन विशेषज्ञों ने अमर पक्षी पैलेस में मंडला को देखा था, उनकी आंखों में अविश्वसनीय वैभव था। स्पष्ट रूप से इस दृश्य ने उन्हें काफी झटका दिया था। ध्रुवांत भी सदमे से अभिभूत था, जिससे वह काफी समय बाद ही उबर पाया। अस्पष्ट रूप से उसने चीजों को समझ लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह ग्रेटलॉ गोल्ड पॉन्ड में गहरी नींद में क्यों सो रही थी और ग्रेट हेवनलॉ शासक द्वारा पता लगाए जाने की चिंता किए बिना ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में अपनी इच्छानुसार आ जा सकती थी। इससे उसकी भयानक ताकत का भी पता चलता है। तो वह रहस्यमय महान हेवनलॉ शासक थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हमारी रक्षा क्यों करेगी। अमर पक्षी ने ध्रुवांत पर एक नजर डाली और समझ गई कि महान हेवनलॉ शासक, जो कठोर था, उनकी रक्षा क्यों करना चाहेगा। कारण स्पष्ट रूप से ध्रुवांत के साथ उसके रिश्ते का था। ध्रुवांत भी कड़वी मुस्कान के साथ बोला,
उसका मंडला के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं था, क्योंकि वे दोनों सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसलिए वह भी कृतज्ञता से भरा हुआ था कि वह दबाव को सहन करेगी और उनकी रक्षा करेगी। मंडला ने उस शोरगुल पर कोई ध्यान नहीं दिया जो उसके खुद को प्रकट करने से पैदा हुआ था, क्योंकि उसने उदासीनता से अपनी सुनहरी आंखों को घुमाया, जिससे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के शिविर में शोरगुल एक पल में शांत हो गया। कोई भी उसकी सुनहरी पुतलियों को देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनमें निहित उदासीनता और प्रतिष्ठा दूसरों को भयभीत कर देती थी। मंडला की उस उदासीन नजर के नीचे वे भी पूरी तरह से साफ हो गए थे। हालांकि वह एक प्यारी सी छोटी लड़की की तरह दिखती थी, फिर भी वह महान हेवन लॉ शासक थी, चाहे उसके रूप में कितने भी बदलाव क्यों न हों। उसका सिर्फ एक शब्द ही उन सभी के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता था। आकाशीय गिद्ध राजा और चेतना शिष्य सम्राट ने भी मंडला को आश्चर्य से देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने उसका असली रूप देखा था। केवल निंद्रा सम्राट ने शांत भाव बनाए रखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह इस तथ्य को जानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रसिद्ध महान हेवन लॉ शासक की शक्ल एक छोटी लड़की की होगी। आपकी कितनी अजीब आदत है। अनिकेत ने मंडला को देखा और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। अपनी ताकत तक पहुंचने के बाद उनके रूप को बदलने के कई तरीके थे। इस प्रकार अनिकेत ने सोचा कि मंडला ने अपना रूप बदल लिया है। आखिरकार जब तक किसी का दिमाग ठीक से काम कर रहा था, वे यह समझ सकते थे कि मंडला के लिए शूरवीर रैंक की ताकत हासिल करना असंभव था, अगर उसका रूप उसकी असली उम्र थी। उसके उपहास का सामना करते हुए मंडला ने शांत भाव बनाए रखा और उदासीनता से कहा, अनिकेत, तुम उन्हें मेरे हाथों से नहीं छीन पाओगे, भले ही तुम पूरी ताकत लगा दो। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अब भी चले जाओ, ताकि तुम अपनी अनावश्यक ताकत बर्बाद न करो। अपने असली रूप में वापस आने के बाद उसकी तीखी कर्कश आवाज चमकदार और कोमल हो गई थी, लेकिन सभी विशेषज्ञों के कानों में यह रहस्य का एक अतिरिक्त स्वाद दे रही थी। आखिरकार उस दुबली पतली काया और कोमल आवाज के नीचे एक शक्तिशाली और ठंडा विशेषज्ञ छिपा था। अनिकेत की नजर थोड़ी ठंडी थी, क्योंकि वह जानता था कि मंडला ने जो कहा था वह गलत नहीं था। पहले जब वे लड़े थे तो उसने महसूस किया था कि मंडला की वर्तमान ताकत उसकी खुद की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी, और अगर वे लड़े तो वह कोई ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर पाएगा। लगता है तुम मेरे स्काई प्रोफाउंड पैलेस के साथ संबंध खराब करने पर अड़े हुए हो, अनिकेत ने उदास होकर कहा। क्या यह बहुत पहले ही बर्बाद नहीं हो गया था? मंडला के होठों पर एक उपहासपूर्ण भाव उभरा। हा हा, बहुत बढ़िया। अनिकेत ने गुस्से से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें मंडला को घूर रही थीं और वह आगे कहता रहा, आज अपने शब्द याद रखना, महान हेवन लॉ शासक। मुझे उम्मीद है कि आप शिकार युद्ध के दौरान भी इतने ही सख्त रह सकते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आकाश गिद्ध राजा और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। शिकार युद्ध बहुत क्रूर था, जिसमें हर बार शीर्ष सेनाएं गिरती थीं और उनके महान हेवन लॉ डोमेन में बहुत सारे दुश्मन थे। इसके अलावा स्काई प्रोफाउंड पैलेस के साथ यह उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। अनिकेत की धमकियों का सामना करते हुए मंडाला ने उदासीन भाव बनाए रखा, और उसके उस भाव ने अनिकेत का मूड और भी खराब कर दिया। सफेद कपड़े पहने आदमी जो अनिकेत के बगल में खड़ा था, जिसने पहले ध्रुवांत पर हमला किया था लेकिन अमर पक्षी द्वारा बाधित किया गया था, शांति से कहा, ऐसा लगता है कि आप अभी ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की युवा पीढ़ियों में सबसे मजबूत हैं। ध्रुवांत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उसने सफेद कपड़े पहने आदमी को देखा। उसे धीरे धीरे लगा कि वह आदमी खतरे में है, वह आदमी बहुत ही भयानक होगा। आप कौन हैं? ध्रुवांत ने पूछा। आकाश गहन महल के हराका, सफेद कपड़े वाला आदमी मुस्कुराया। अमर पक्षी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, वह स्काई प्रोफाउंड पैलेस का यंग पैलेस मास्टर है, अनिल का बड़ा भाई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास इतनी ताकत क्यों है,
अफवाह है कि उसे उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच भी उत्कृष्ट माना जा सकता है। उसकी ताकत अनिल से कहीं ज्यादा है। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत का दिल थोड़ा कांप उठा। वह वाकई एक कांटेदार इंसान था। लगता है कि मैं आज आपकी चेतना शक्ति को कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि आप ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के प्रतिनिधि के रूप में ड्रैगन फिनिक्स हेवन में भाग लेंगे, इसलिए हम वहां मिलेंगे। हराका ने ध्रुवांत को एक हल्की मुस्कान दी जिसमें हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंडक थी। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हराका की नजर बहुत अच्छी थी। आज की लड़ाई के बाद ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के डोमेन लॉर्ड्स के बीच उसकी प्रसिद्धि चरम पर पहुंच जाएगी। यह इतना ज्यादा था कि आरुष और विवान भी उसके सामने अतुलनीय होंगे। इसलिए उसे निश्चित रूप से ड्रैगन फीनिक्स हेवन के लिए कोटा मिलेगा, जो जल्द ही होने वाला था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए हराका भी इसमें भाग ले रहा होगा, इसलिए अगर उस समय उनका सामना होता तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। हालांकि हराका ध्रुवांत के साथ बहुत कमजोर व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। ध्रुवांत ने बिना किसी डर के हराका को देखा और मुस्कुराया। हम उस समय देखेंगे, लेकिन मुझे आपको सावधान करना है कि आप सावधान रहें कि आप एक कदम आगे न बढ़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खेद है। हा हा। हराका हंसा और उसने अपने हाथ में रखे जेड पंखे को अपनी हथेली पर धीरे से थपथपाया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों के कोने पर सिर्फ एक उपहासपूर्ण भाव उभरा, जिसने उसे तिरस्कार भरी नजर से अनदेखा कर दिया। स्पष्ट रूप से हराका ने उस युवा को अपने दिल में जगह नहीं दी, जिसने अभी अभी युद्ध में एक चौंकाने वाला कारनामा दिखाया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घमंडी था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा करने के लिए योग्य था, क्योंकि वह आकाश गहन महल का भावी महल स्वामी था। अनिकेत भी हराका की बातों से संतुष्ट था। कम से कम उन्हें कुछ सम्मान तो मिला। हालांकि उन्हें अभी भी ड्रैगन फीनिक्स हेवन शुरू होने तक इंतजार करना था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वह बदमाश ध्रुवांत इसमें भाग लेता, तब तक वह निश्चित रूप से मर जाएगा, और यदि वह बच्चा डर के कारण इसमें भाग लेना छोड़ देता तो अनिकेत के पास ग्रेट हेवन लॉ डोमेन को शर्मिंदा करने के अपने तरीके थे। महान हेवन लॉ शासक, इस बार आप इसे अपनी जीत मान सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक मुस्कुराते रहेंगे। अनिकेत ने मंडला पर एक नजर डाली और एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई, और उसने सहजता से कहा, ठीक है, मैंने सुना है कि पाताल लोक के महल का पाताल लोक सम्राट अपने एकांत से बाहर आ गया है, और ऐसा लगता है कि वह अभी भी अतीत में उसे चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारे खिलाफ द्वेष रखता है। जब निचले आकाश के शासक का नाम लिया गया तो मंडाला के उदासीन रूप में अंततः कुछ परिवर्तन आ गया। ध्रुवांत ने भी भौहें सिकोड़ ली थीं, अपनी भौहें भी कस ली थीं। उसे उत्तरी क्षेत्र में इस समय मौजूद कई ताकतों के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए वह जानता था कि अमरपक्षी पैलेस कितना शक्तिशाली था। यह एक पुरानी चोटी की ताकत थी, जो 3 से 4 शिकार युद्धों से गुजरी थी, जो स्पष्ट रूप से उनकी भयानक ताकत को दर्शाता था। अमरपक्षी पैलेस का महल मास्टर था, जिसके पास गहरी और अथाह ताकत थी। ध्रुवांत ने कभी नहीं सोचा था कि अमरपक्षी की मंडला से दुश्मनी होगी। ऐसा लग रहा था कि यह ग्रेटलॉ महाद्वीप वास्तव में हर कोने में खतरों से भरा हुआ था। जब अनिकेत ने मंडला के हाव भाव में थोड़े से बदलाव देखे, तो वह दिल खोलकर हंस पड़ा। उसने अब कुछ नहीं कहा और अपना हाथ हिलाया, जिससे प्रकाश की एक किरण बन गई, जिसने हराका और अनिल को घेर लिया, फिर अंतरिक्ष को विकृत करके चला गया। मंडला ने अनिकेत को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में ठंडक जम गई, लेकिन अंत में उसने ठंडी सांस ली और अपनी ठंडी सुनहरी पुतलियों को 100 युद्ध डोमेन शिविर में तलवार छिपाने वाले बुजुर्ग के समूह पर निर्देशित किया। अनिकेत के बिना तलवार छिपाने वाले बुजुर्ग और बाकी लोग अपने दिलों में कमजोर महसूस कर रहे थे और मंडला की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।
आपके पास 1000 दिव्य चेतना द्रव्य और 1000 शहर सौंपने के लिए 3 दिन हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके संप्रदायों को साफ करने के लिए दरवाजा खटखटाऊंगा। मंडला की उदासीन आवाज आसमान में गूंज उठी, जिसने 100 युद्ध डोमेन के कई विशेषज्ञों के दिलों को कांप दिया। अपनी बात समाप्त करते हुए मंडला ने फिर कुछ नहीं कहा, पलटी और अपनी सुनहरी पुतलियों से ध्रुवांत की ओर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसकी छोटी सी आकृति गायब हो जाती। निकालना। जब वह गायब हुई तो उसकी उदासीन आवाज भी गूंजी। तीनों सम्राटों ने हाथ हिलाकर अपनी विशाल सेना को जाने का निर्देश दिया। एक क्षण में हवा से घरघराहट की आवाजें आने लगीं। यह एक शानदार दृश्य था। तलवार छिपाने वाले पाथा बुजुर्ग और बाकी लोगों ने ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन के दल को पीला भाव लिए पीछे हटते देखा और वे अपने दांतों को भींचकर कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। यह सब उस बेचारे बच्चे की गलती है। यदि पिछले मैच में ध्रुवांत की जीत न होती तो उनका 100 युद्ध डोमेन इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। लाश पहाड़ दानव का मुंह कांप रहा था और वह भयावह रूप से बोला, उन्हें कुछ समय तक इसका आनंद लेने दो। जब ड्रैगन फीनिक्स हेवन शुरू होगा तो वह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। कई विशेषज्ञों ने सिर हिलाकर उपहास किया। स्पष्ट रूप से ध्रुवांत का अंत उनके दिलों में पहले से ही तय हो चुका था। जब उसे हराका की आंखों में देखा गया था, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख उससे भी अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना होगा, और उनकी नजर में ध्रुवांत पहला था जबकि हराका दूसरा था। ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन और 100 बैटल्स डोमेन के बीच अभियान युद्ध पूर्व की जीत के साथ समाप्त हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इससे संबंधित सभी जानकारी तेजी से उन असंख्य ताकतों के कानों तक फैल गई जिन्होंने अपनी निगाहें उस पर गड़ा दी थीं। एक हद तक कहें तो इस लड़ाई का नतीजा अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन 100 बैटल्स डोमेन से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर स्काई प्रोफाउंड पैलेस अंधेरे से 100 बैटल्स डोमेन का समर्थन नहीं करता तो वे ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन को भड़काने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। हालांकि युद्ध का परिणाम अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन कई ताकतों को कुछ हद तक अप्रत्याशित लगा, क्योंकि उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन को उनकी लड़ाई में 100 बैटल्स डोमेन द्वारा धोखा दिया गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राक्षसी लाश संप्रदाय का चेतना लाश राजा इतना निर्णायक और निर्दयी होगा कि वह अपनी राक्षसी लाश को विस्फोट करके असुर राजा को बुरी तरह घायल कर देगा और 100 बैटल्स डोमेन के लिए मैच जीत जाएगा। उसके बाद ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन नुकसान में आ गया था। आखिरकार आखिरी मैच के लिए 100 लड़ाइयों के डोमेन से केशव की खेती ने ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन के नए और अज्ञात कमांडर को पीछे छोड़ दिया था। जब सभी ने अपने दिल में सोचा कि ध्रुवांत निश्चित रूप से तीसरा मैच हार जाएगा, तो स्थिति उलट गई और वह जीत गया, जिससे सभी अचंभित रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि द्वितीय पड़ाव के योद्धा की साधना वाला एक युवा सेनापति उस क्षण स्थिति को पलट सकता है और केशव को हराकर युद्ध जीत सकता है, जिसका आधा पैर चतुर्थ पड़ाव के योद्धा के पैर के तलवे पर था। इस अप्रत्याशित मैच की वजह से ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन की स्थिति बदल गई और अंत में वे विजयी हुए। परिणाम स्पष्ट रूप से कुछ हद तक हास्यास्पद था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ग्रेट हेवनलॉर्ड डोमेन की प्रतिष्ठा से जुड़ी लड़ाई एक छोटे कमांडर के कंधों पर आ जाएगी। इसके अलावा अंत, जो ध्रुवांत और स्काई प्रोफाउंड पैलेस के यंग पैलेस मास्टर हराका के बीच टकराव से संबंधित था, को भी फैला दिया गया था, जिससे कुछ हंगामा हुआ। जाहिर है यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि अधिकांश लोगों ने ध्रुवांत को एक घमंडी नवागंतुक के रूप में देखा था, जो हराका को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हराका की प्रतिष्ठा पहले से ही उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच फैल चुकी थी और ध्रुवांत अभी भी कमी महसूस कर रहा था।
भले ही उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए केशव को हराया हो, क्योंकि दोनों के बीच अंतर बहुत अधिक था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। कम से कम उत्तरी क्षेत्र में अपरिचित नाम तो फैल गया। कई सेनाएं यह भी जानती थीं कि ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में ध्रुवांत नामक एक नया कमांडर था जिसमें अच्छी क्षमता थी। वे नहीं जानते थे कि उत्तरी क्षेत्र की प्रतिभाओं के रहते यह नाम लुप्त हो जाएगा, लेकिन कम से कम अभी तो वह खिलना शुरू हो गया था। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी प्रतिभा को अपनी ताकत में बदल पाते हैं या नहीं, ताकि उत्तरी क्षेत्र में उनका नाम गूंज सके। जाहिर है बहुत से लोगों को ड्रैगन फीनिक्स हेवन में अपना जवाब मिल जाएगा, जो जल्द ही होने वाला है, क्योंकि स्काई प्रोफाउंड पैलेस के हराका निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ग्रेट हेवनलॉ डोमेन और 100 बैटल्स डोमेन के बीच युद्ध की खबर पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैल रही थी, अमर पक्षी पैलेस में युद्ध के बाद शांति का आनंद ले रहा था। हालांकि अमर पक्षी पैलेस बहुत सारे शहरों पर कब्जा करने में व्यस्त था, लेकिन उन मामलों के लिए ध्रुवांत और अमर पक्षी को हाउसकीपर सुचिता के साथ चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अमर पक्षी पैलेस में हर कोई महसूस कर सकता था कि युद्ध के बाद ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में उनकी स्थिति लगातार बढ़ रही थी। अतीत में वे उपहास पूरी तरह से गायब हो गए थे। यह इतना अधिक था कि ब्लड हॉक हॉल भी, जिसे उनका अमर पक्षी पैलेस आंखों के लिए सुखद नहीं लगता था, उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और अब उन्हें अतीत की तिरस्कार भरी निगाहों से नहीं देख रहा था। और सभी बदलावों का कारण स्पष्ट रूप से युद्ध में अमर पक्षी पैलेस का उत्कृष्ट प्रदर्शन था। स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत और अमर पक्षी की रक्षा करने वाले महान हेवनलॉ शासक का दृश्य भी संभवतः शामिल किया गया था। ग्रेट हेवनलॉ शासक ग्रेट हेवनलॉ डोमेन का एकमात्र स्वामी था। उसके शब्द पूर्ण आदेश के बराबर थे। ब्लड हॉक किंग जैसा घमंडी व्यक्ति भी ग्रेट हेवनलॉ शासक के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और ग्रेट हेवनलॉ शासक ने स्पष्ट रूप से ध्रुवांत और अमर पक्षी को विशेष उपचार दिया। बस यही बात उन लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी जो ध्रुवांत से नाखुश थे। नौनीदर महल के पीछे पहाड़ पर ध्रुवांत पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद करके बैठा था। उसके चारों ओर अवास्तविक बिजली चमक रही थी और तीक्ष्ण गड़गड़ाहट की गर्जना हो रही थी, जो धीरे धीरे गूंज रही थी। उन तीक्ष्ण गर्जनाओं में विशेष उतार चढ़ाव थे। यदि यहां कोई और होता तो वह अवश्य ही उन गर्जनाओं से प्रभावित होता और उसका हृदय गदगद हो जाता, क्योंकि वे गरजने वाली गर्जनाएं स्पष्ट रूप से रहस्यमयी दैत्य बिजली थीं। ध्रुवांत अभी भी रहस्यमयी दैत्य बिजली की मदद से सुप्रीम दैत्य बिजली शास्त्र में प्रशिक्षण ले रहा था, जिसे उसने दैत्य बिजली एबिस की गहराई से प्राप्त किया था। गरजने वाली गर्जना की सीटी 1 घंटे तक चलती रही। फिर ध्रुवांत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। रहस्यमयी दैत्य बिजली के लगातार उसके दिल पर प्रहार करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसके दिल में इंजेक्ट की जा रही दैत्य बिजली शक्ति सघन हो रही थी। लेकिन जिस बात ने ध्रुवांत को निराश किया वह यह थी कि दैत्य बिजली सीड को अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि इस सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र को प्रशिक्षित करना वास्तव में आसान नहीं है। ध्रुवांत ने असहाय होकर अपने होठों को सिकोड़ लिया, लेकिन यह समझ में आया, अगर इसे इतनी आसानी से विकसित किया जा सकता है तो सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र इतना भयानक नहीं होगा। उसने अपना सिर अमर पक्षी पैलेस की दिशा में झुकाया। अंधेरा हो चुका था, लेकिन अमर पक्षी पैलेस अभी भी व्यस्त था। युद्ध के कारण अमर पक्षी पैलेस ने बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त किए थे। अमर पक्षी के आदेश के तहत अमर पक्षी ट्रूप के लिए भर्ती तैयारी शिविर का गठन किया था, जिसकी संख्या 4000 तक पहुंच गई थी। स्पष्ट रूप से अगर इसकी तुलना अमर पक्षी पैलेस की ताकत से की जाए तो इसमें बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए उन्हें सावधानी से पोषित किया जाना था। लेकिन आमतौर पर कहा जाए तो अमर पैलेस धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और अब वह मृत वातावरण से ढका हुआ नहीं था जो 1 साल पहले था। ये सभी परिवर्तन अमर पक्षी की वापसी और ध्रुवांत की उपस्थिति के कारण थे,
और ध्रुवांत भी इन परिवर्तनों से प्रसन्न था। आप सर्वोच्च दानव हृदय शास्त्र की साधना कर रहे हैं? जैसे ही ध्रुवांत इन बदलावों में डूबा हुआ था, अचानक पीछे से एक हैरान कर देने वाली कोमल आवाज गूंजी। ध्रुवांत चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़ा। एक बड़ी चट्टान पर एक छोटी लड़की अपने सुंदर छोटे पैरों को झुला रही थी और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। यह मंडाला के अलावा और कौन हो सकता था, जो महान हेवनला शासक भी था। मंडला को देखकर ध्रुवांत तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक अप्राकृतिक मुस्कान दिखाई। वह पहले भी उसके साथ बहुत सहज रहा था, इसलिए जब वह उसे देखकर सम्मान दिखाने वाला था तो उसे थोड़ा अजीब लगा। बस मुझे मंडला की तरह ही समझो। मंडला ने अपने गालों पर हाथ रखकर ध्रुवांत की तरफ देखा। इसके अलावा मैं बता सकती हूं कि भले ही मैं महान हेवनलॉ शासक हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज्यादा सम्मान नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ध्रुवांत ने अजीब तरह से मुस्कुराया। वह वो महान हेवनलॉ शासक की ताकत से डरता था, लेकिन उसके लिए अपने दिल में सम्मान महसूस करना असंभव था। हालांकि उसने उसके विचारों को समझ लिया था, फिर भी ध्रुवांत ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, इस समय के लिए धन्यवाद। वह स्वाभाविक रूप से अपने और अमर पक्षी की सुरक्षा के बारे में बात कर रहा था। वह यह बताने में मूर्ख नहीं था कि मंडला ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपने ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के लिए एक महान सेवा की है, इसलिए अगर मैं आपको पलक झपकते ही छोड़ दूं तो इससे दूसरों के दिल को ठंडक पहुंचेगी, मंडला ने सहजता से कहा। ध्रुवांत ने अपनी नाक रगड़ी। एक शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ से ऐसे शब्द सुनना थोड़ा हास्यास्पद था। आखिरकार मंडला की ताकत के साथ तथाकथित वफादारी सिर्फ दूसरों का उसके प्रति डर था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे उसके प्रति बेवफाई करेंगे। इसके अलावा आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको वापस भुगतान करूंगा। उसके बाद मंडला के शब्दों के पीछे स्पष्ट रूप से अधिक विचार थे, जिसने ध्रुवांत को थोड़ा हैरान कर दिया। इसलिए उसके विचार में उसकी मदद उसके लिए ग्रेट हेवनलॉ डोमेन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लग रही थी। यहां मंडला ने अचानक अपना हाथ हिलाया और रोशनी की एक किरण ध्रुवांत की ओर उड़ी, जो उसके हाथ में आ गई। उसने खाली नजर से नीचे देखा और क्रिस्टल लिक्विड से भरी एक क्रिस्टल क्लियर जेड बोतल देखी और उसमें से चौंकाने वाली चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। यह है, ध्रुवांत ने मंडला की ओर खोई हुई नजर से देखा। इसमें 200,000 दिव्य चेतना द्रव्य हैं। यह सब आपके प्रयासों के कारण है कि हम जीत सके, इसलिए यह आपका इनाम है, मंडला ने सहजता से कहा। ध्रुवांत को इतनी बड़ी मात्रा में दिव्य चेतना लिक्विड से थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने डेमोनिक दैत्य बिजली सेक्ट को पलटने के लिए बहुत मेहनत की और केवल कुछ 100,000 दिव्य चेतना लिक्विड ही प्राप्त कर सका। इसके अलावा वे उसके लिए नहीं थे, क्योंकि वह जानता था कि अमर पक्षी पैलेस को अपने विकास को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में दिव्य चेतना लिक्विड की आवश्यकता होती है। दिव्य चेतना द्रव्य ऐसी चीज थी जिसकी कमी दिव्य रैंक के योद्धा की साधना में नहीं हो सकती थी। इसके साथ वे अपनी साधना को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। साथ ही ध्रुवांत को महान सौर अमर शरीर की दिव्य क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक खगोलीय मात्रा में दिव्य चेतना द्रव्य की भी आवश्यकता थी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से टूट चुका था और इस मामले को लेकर उसका सिर दर्द कर रहा था। कौन उम्मीद कर सकता था कि अचानक 200,000 दिव्य चेतना द्रव्य की आएंगे, जिससे उसे आनंद का आभास होगा। ध्रुवांत ने जेड की बोतल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि उसे अस्वीकार करने का मन कर रहा था, फिर भी उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए इसे स्वीकार कर लिया और मंडला की ओर भारी सिर हिलाया। धन्यवाद। मंडला चट्टान पर खड़ी हो गई। रात की हवा चलने पर उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे, जिससे यह छोटी लड़की कमजोर लग रही थी। उसने ध्रुवांत को देखा और कहा, तुम 3 महीने के समय में ड्रैगन फीनिक्स हेवन में भाग लेकर ग्रेट हेवनलॉ डोमेन का प्रतिनिधित्व करोगे।
हराका निश्चित रूप से तुम्हें निशाना बनाएगा, इसीलिए मैं इन 3 महीनों के दौरान व्यक्तिगत रूप से तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। यदि तुम उस स्तर तक नहीं पहुंचते जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो मैं इसके लिए तुम्हारी योग्यता जब्त कर लूंगा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उनमें एक ऐसी प्रतिष्ठा थी जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। पीछे ध्रुवांत को छोड़ दिया, जो जेड की बोतल पकड़े हुए था और अचंभित दिख रहा था। मंडला ने प्रशिक्षण का जिक्र करते हुए सहजता से बात नहीं की थी, क्योंकि जब अगले दिन ध्रुवांत तैयारी दल का निरीक्षण कर रहा था तो काले रंग की एक छोटी लड़की उड़कर आई, फिर हवा में कदम रखा और अपने हाथों को सामने की ओर मोड़कर एक पत्थर के शेर पर खड़ी हो गई। उसकी सुनहरी पुतलियां बिना किसी भावना के उसे देख रही थीं। हम प्रभु शासक को अपना अभिवादन देते हैं। मंडला के अचानक प्रकट होने से अमरपक्षी ट्रूप के सभी उच्च पदाधिकारियों ने तुरंत उसका अभिवादन किया, यहां तक कि अमरपक्षी भी उसके सामने झुक गए। मंडला ने हल्के से अपना सिर हिलाया और अपनी सुनहरी पुतलियों को ध्रुवांत की ओर निर्देशित किया। मेरे पीछे आओ। ध्रुवांत के चेहरे पर कड़वाहट थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मंडला इतनी जल्दी आ जाएगी। उसने कल ही इसका जिक्र किया था और आज आ गई, लेकिन चूंकि वह व्यक्तिगत रूप से आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा दिखाएगा और केवल अमरपक्षी को ही मामले को समझा सकता है। यह सुनकर कि मंडला ध्रुवांत को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने जा रही है, अमरपक्षी की आंखों में अचानक आश्चर्य की एक लकीर उभर आई। वह काफी समय से ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि डोमेन शासक के करीब पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने अधीनस्थों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। अपने समय की कीमत पर किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने की तो बात ही छोड़िए। अतीत में जब ग्रेट हेवनलॉ डोमेन ने ड्रैगन फीनिक्स हेवन में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा था, तो ग्रेट हेवनलॉ शासक ने खुद को दिखाने की जहमत नहीं उठाई थी। वह अधिक से अधिक 3 सम्राटों से कुछ संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कह रही थी। तो उस समय की तुलना में महान हेवनलॉ शासक का ध्रुवांत के प्रति ध्यान अविश्वसनीय था। अकृतज्ञ मत बनो, क्योंकि डोमेन शासक के पास तुम्हारा पोषण करने के विचार हैं। बेहतर होगा कि तुम उसकी उम्मीदों पर खरे उतरो। अमरपक्षी ने अपनी आकर्षक निगाहों से ध्रुवांत को देखा और उस पर एक कड़वी अभिव्यक्ति देखी, इसलिए वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सकी। शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ से संकेत प्राप्त करना एक महान सौभाग्य था, जिसके लिए अनगिनत लोग तरसते थे। फिर भी ध्रुवांत की अभिव्यक्ति ऐसी थी, यह कुछ ऐसा था जिसे स्वर्ग भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्रुवांत असहाय होकर मुस्कुराया। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि मंडला के पॉइंटर्स कितने कीमती थे, सिवाय इसके कि वह उसकी विशाल पहचान का आदी नहीं था। मंडला ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने केवल अपनी सुनहरी पुतलियों से ध्रुवांत की ओर एक नजर डाली, फिर पीछे मुड़ी और चली गई। उसे देखते हुए ध्रुवांत ने सभी को अलविदा कहा और जल्दी से पीछे की ओर चला गया, जिससे बहुत सी ईर्ष्या भरी निगाहें पीछे रह गईं। मंडला ने ग्रेटलॉ स्काई के आसमान में धीरे धीरे कदम बढ़ाए और 1000 फीट दूर दिखाई दी। उसके पीछे ध्रुवांत एक रोशनी की लकीर में बदल गया, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन चाहे उसने अपनी गति कितनी भी बढ़ाई हो, वह अपने सामने खड़ी छोटी सी आकृति को पार नहीं कर सका। मंडला ने भी इस बात को नोटिस किया था और उसने अपनी गति धीमी कर दी थी। ध्रुवांत को अपने साथ लेकर उसी गति से आगे बढ़ रही थी। आसमान में ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के विशेषज्ञ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो उन्होंने जल्दी से सिर झुकाया। उनके जाने के बाद ही उन्होंने ध्रुवांत की छवि को आश्चर्य से देखा। स्पष्ट रूप से वे इस तथ्य से हैरान थे कि ध्रुवांत वास्तव में ग्रेट हेवनलॉ शासक के साथ साथ उड़ सकता था। हम कहां जा रहे हैं? ध्रुवांत ने मंडला की ओर देखते हुए पूछा। मंडला की सुनहरी पुतलियां आगे की ओर देख रही थीं, लेकिन उसने ध्रुवांत के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत उसने पूछा, हराका की ताकत उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष 5 में खड़े होने में सक्षम है। मेरे अनुमान के अनुसार
उसकी वर्तमान साधना कहीं न कहीं चौथी पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा के आसपास होनी चाहिए। बोलते हुए उसने ध्रुवांत पर एक नजर डाली। केशव की चौथी पड़ाव की योद्धा साधना की तुलना हराका से मत करो। उसने बलपूर्वक तोड़ने के लिए गोलियों की शक्ति उधार ली थी। अगर वह हराका से लड़ता तो वह 10 राउंड भी नहीं टिक पाता। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति थोड़ी और गंभीर हो गई। उसने केशव के साथ लड़ाई की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ऐसा प्रतिद्वंद्वी कितना कठिन है। भले ही उसने अपने सभी कार्ड समाप्त कर दिए थे, लेकिन वह केशव को केवल भारी चोटों के कारण ही हरा पाया। और अब मंडला ने कहा कि केशव हराका के हाथों 10 राउंड तक नहीं टिक पाएगी। हालांकि वह शुरू से ही जानता था कि हराका कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। आकाश गहन महल के युवा महल स्वामी के रूप में ख्याति वास्तव में व्यर्थ नहीं थी। अगर आपको अभी हराका से लड़ना है तो आपकी जीत की संभावना कम है। मंडला ने अपने शब्दों से ध्रुवांत को कोई चेहरा नहीं दिया और ध्रुवांत जवाब में केवल मुस्कुरा सकता था। हालांकि वह निडर था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख था। आखिरकार उसकी ताकत दूसरे पड़ाव के योद्धा के पास थी। वह केशव को क्यों हरा सका, इसका कारण महान सौर अमर शरीर और 9 ड्रैगन और हाथी कला थी। भले ही वह शक्ति मजबूत थी, लेकिन इसने उसे ग्रेड की सीमाओं को अनदेखा करने की अनुमति नहीं दी। यह पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी कि वह केशव को हराने में कामयाब रहा। अगर वह हराका को हरा देता, जो तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत था, तो कोई भी उसे इंसान नहीं मान सकता था। ड्रैगन फीनिक्स हेवन के प्रतिभागी उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के सभी असाधारण प्रतिभाशाली लोग हैं। उनकी उम्र आपकी उम्र से ज्यादा है, इसलिए जब आप उनसे भिड़ेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह होगा, मंडला ने हल्के से कहा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। इस तरह की लड़ाई में जब तक योग्यता सही हो, कोई भी आपकी उम्र की परवाह नहीं करेगा, केवल परिणाम की परवाह करेगा। वे देखना चाहते थे कि आपकी प्रक्रिया कितनी शानदार थी। तो अगले 3 महीनों के लिए आपको अपनी ताकत को 3rd पड़ाव के दिव्य रैंक तक बढ़ाना होगा, अन्यथा आप बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे, चाहे आपके पास कितने भी कार्ड क्यों न हो। ध्रुवांत के होठों के कोने फड़क उठे। उसने हाल ही में 2nd पड़ाव के दिव्य रैंक में प्रवेश पाया था, इसलिए उससे 3 महीने के भीतर एक और सफलता की उम्मीद करना आसान काम नहीं था। लेकिन वह जानता था कि मंडला ने जो कहा वह सही था। चाहे उसके पास कितने भी कार्ड क्यों न हो, चेतना शक्ति की मजबूत डिग्री सबसे महत्वपूर्ण थी। मजबूत चेतना शक्ति के समर्थन के बिना यह बाहर से मजबूत और अंदर से कमजोर होगा। भले ही उसके पास महान सौर अमर शरीर हो और उसके पास ज्यादा लड़ने की क्षमता न हो, यह इतना आसान नहीं लगता। ध्रुवांत ने अपना सिर खुजाते हुए ईमानदारी से कहा, मेरे साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। मंडला ने अपना सिर झुकाया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी, लेकिन ध्रुवांत की आंखों में वह मुस्कान डरावनी ठंडी थी। वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो मंडला ने भी धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर ली थी। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और आगे देखा। उसे एक विशाल काली पर्वत श्रृंखला दिखाई दी और मंडला उसे सबसे शानदार पर्वत शिखर की ओर ले जा रही थी। जब ध्रुवांत के पैर जमीन से टकराए तो उसे तुरंत अपने पैरों से अपने शरीर में दिल की धड़कन महसूस हुई। यह एहसास ऐसा था मानो वह धधकते लावा पर खड़ा हो। लेकिन जब गर्मी का वह उछाल उसके शरीर में प्रवेश किया तो ध्रुवांत को आश्चर्य हुआ कि गर्मी चेतना शक्ति के निशान में बदल गई थी, जो उसके शरीर के भीतर फैल गई थी और परिष्कृत होकर मजबूत चेतना शक्ति में बदल गई थी, जो उसके मेरिडियन के भीतर घूम रही थी। यह जगह क्या है? ध्रुवांत ने आश्चर्य से पूछा। मंडला ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पहाड़ की चोटी पर चली गई। ध्रुवांत ने जल्दी से उसका पीछा किया और पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा। आकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वास्तव में ज्वालामुखी का मुंह था। ध्रुवांत ज्वालामुखी के किनारे पर खड़ा था और नीचे देख रहा था।
कुछ ही देर बाद उसने अनजाने में ठंडी हवा की सांस ली। ज्वालामुखी की गहराई में लाल रंग का लावा देखा जा सकता था, जो बहुत तेज तापमान छोड़ रहा था। जलते हुए तापमान के कारण यहां की हवा में सांस लेने पर उसके 5 अंग और 6 अंतड़ियां भी जलने लगती थीं। ध्रुवांत ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। यहां का लावा साधारण नहीं लग रहा था, क्योंकि जब ध्रुवांत ने यहां सांस ली तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में चेतना शक्ति भी जल रही है। साधारण लावा चेतना शक्ति को ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। यह ज्वालामुखी सरल नहीं लग रहा था। वह लावा से 1000 फीट दूर था, लेकिन ऊपर से आ रही भयानक गर्मी की लहर ने ध्रुवांत को उसकी त्वचा पर चुभने वाला दर्द महसूस कराया, जिसके कारण उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी चेतना शक्ति को प्रसारित किया। सरसराहट। जब ध्रुवांत और मंडला ज्वालामुखी के सबसे गहरे क्षेत्र में दिखाई दिए, तो ध्रुवांत ने अचानक एक आदेशात्मक आवाज सुनी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आसपास की दीवारों पर काले रंग के चबूतरे थे, जिन पर काले कपड़े पहने कई आकृतियां दिखाई दे रही थीं। इस समय वे काले कपड़े पहने आकृतियां उनके इशारे पर एक घुटने पर झुकी हुई थीं और उनके चेहरों पर सम्मान के भाव थे। ध्रुवांत को उन रहस्यमयी काले कपड़े पहने आकृतियों को देखकर झटका लगा। वह महसूस कर सकता था कि उनमें से हर एक में शक्तिशाली चेतना, शक्ति उतार चढ़ाव था। वे सभी वास्तव में दिव्य रैंक में घुस गए थे। वे हमारे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की सबसे कुलीन सेना हैं, ग्रेट हेवन लॉ आर्मी, मंडला ने धीमे स्वर में कहा। ध्रुवांत ने एक घूंट जलती हुई हवा अंदर ली। तो यह ग्रेट हेवन लॉ डोमेन की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी सेना थी। हालांकि इस सेना में अमर पक्षी ट्रूप की तुलना में संख्या कम थी, ध्रुवांत जानता था कि अगर वे संगठित हो गए तो उनकी युद्ध इच्छा शक्ति का सिर्फ एक झोंका अमर पक्षी ट्रूप को तबाह कर सकता था, क्योंकि उनमें से हर एक के पास दिव्य रैंक की खेती थी। एक ऐसी सेना का सामना करना जो पूरी तरह से दिव्य रैंक के योद्धाओं से बनी थी, यहां तक कि आकाश गिद्ध राजा और चेतना शिष्य सम्राट जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उन्हें कम आंकने का साहस नहीं कर सकते थे। सरसराहट। काले चबूतरों पर 4 आकृतियां आसमान में उड़कर मंडला के सामने आईं और फिर सम्मानपूर्वक उसे सलाम किया। हम डोमेन शासक को अपना अभिवादन देते हैं। उन चारों ने काले कपड़े भी पहने थे और उनके चेहरे पर सम्मान के भाव थे, लेकिन उनसे निकलने वाली चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव ने ध्रुवांत के दिल को एक और झटका दिया। उन चारों की ताकत शायद 5वीं पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा तक पहुंच गई थी। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन वास्तव में उत्तरी क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति होने के योग्य था। ग्रेट हेवन लॉ आर्मी में 5 कमांडर हैं, यहां उनमें से 4 हैं, जबकि आखिरी एकांत में है। मंडला ने ध्रुवांत को मुस्कुराकर कहा। ध्रुवांत अवाक रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। उसने आखिरकार एक शिखर शक्ति की ताकत देखी थी। अगले 3 महीनों तक आप यहीं प्रशिक्षण लेंगे। मंडला के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने अपनी उंगली नीचे की ओर उठाई। असामान्य लाल रंग का लावा, जिसने ध्रुवांत के दिल को भी डर से उछल दिया था, उसी दिशा में था। और जब उसने मंडाला के शब्द सुने तो उसका सिर तुरंत सुन्न हो गया। ज्वालामुखी में लावा तेजी से उबल रहा था, जिससे भयानक तापमान के बुलबुले निकल रहे थे, जिससे उच्च तापमान के कारण अंतरिक्ष में दरारें पड़ रही थीं। ध्रुवांत ने अंतहीन लावा महासागर को देखा और उसका सिर कांप उठा। साधारण लावा निश्चित रूप से इतनी भयावह डिग्री तक नहीं पहुंच सकता। यह ग्रेट लॉ ब्लेज तालाब चेतना शक्ति अग्नि स्रोत से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए लावा में चेतना शक्ति की विशाल मात्रा मिश्रित है। उच्च तापमान चेतना शक्ति को जलाने से उत्पन्न होता है। ध्रुवांत को मंडला के शब्दों से एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद उसे फिर से झटका लगा तो पता चला कि लावा में चेतना शक्ति की बहुत बड़ी मात्रा जल रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका तापमान इतना भयावह क्यों था। आप मुझे लावा में प्रशिक्षण नहीं दिलवा रहे हैं, है ना? ध्रुवांत को अचानक एहसास हुआ और उसके होठों के कोने फड़क उठे।
मंडला ने अपने होंठ ऊपर उठाए और धीरे से सिर हिलाया, जिससे ध्रुवांत के दिल में ठंडक महसूस हुई। सेकंड पड़ाव के दिव्य रैंक में अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर उसे लावा में जाना था तो यह निश्चित रूप से यातनापूर्ण होगा। यहां का लावा चेतना शक्ति के साथ मिला हुआ है, जो मेरिडियन को परिष्कृत करने का प्रभाव रखता है। जब तक आप लावा को परिष्कृत कर सकते हैं, चेतना शक्ति के लिए आपकी अवशोषण दर बाहर की तुलना में कई गुना तेज होगी। मंडला ने प्लेटफॉर्म पर आसपास की ग्रेट हेवनलॉ सेना की ओर इशारा किया। उन्हें देखा, वे जलने के दर्द के तहत सहन और प्रशिक्षण कर रहे हैं। यही कारण है कि वे ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में सबसे मजबूत सेना बन सकते हैं। ध्रुवांत ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके चेहरे तेज गर्मी से लाल हो गए थे और पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी पीछे नहीं हटा। वे चुपचाप पत्थरों की तरह बैठे रहे। उनकी आंखों में पीछे हटने का कोई भाव नहीं था। क्षमता और दृढ़ता के बिना उनके लिए ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में सबसे रहस्यमय सेना के सदस्य के रूप में चुना जाना संभव नहीं होगा। ध्रुवांत ने सिर हिलाते हुए आह भरी। अगर 100 बैटल डोमेन के साथ युद्ध में इतनी शक्तिशाली सेना का इस्तेमाल किया जाता तो वे निश्चित रूप से अजेय होते, लेकिन स्पष्ट रूप से 100 बैटल डोमेन में ग्रेट हेवनलॉ सेना के बाहर निकलने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि यह ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के छिपे हुए कार्डों में से एक था। सामान्य समय में हमारी ग्रेट हेवनलॉ सेना यहां के प्लेटफॉर्म पर खेती करेगी। सेना में से केवल सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति ही चेतना अग्नि अजगरों का शिकार करने के लिए ग्रेटलो ब्लेज तालाब में प्रवेश कर सकता है। ग्रेट हेवनलॉ सेना के 4 कमांडरों में से एक ने बात की। इसके बाद ध्रुवांत सदमे में रह गया, क्योंकि बोलने वाली वास्तव में एक महिला थी। महिला ने काले कपड़े पहने थे और उसका शरीर पतला और कामुक था। वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ था। वह सुचिता जैसी नहीं थी। अगर सुचिता बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म थी, तो यह महिला अंदर और बाहर से वाकई ठंडी थी। वह ग्रेट हेवनलॉ आर्मी की तीसरी कमांडर सलोनी है। मंडला हल्के से मुस्कुराई। ध्रुवांत ने बर्फीले कमांडर से हाथ मिलाया। अपनी ताकत के साथ वह शायद ग्रेटलॉ स्काई में राजा बन सकती थी, लेकिन वह ग्रेट हेवनलॉ आर्मी में रहकर कमांडर बनने को तैयार थी। चेतना अग्नि अजगर, यह क्या है? क्योंकि ध्रुवांत उत्सुक था, उसने सलोनी के वाक्य में अपरिचित शब्द को पकड़ लिया और तुरंत पूछा। उसका सवाल सुनकर सलोनी ने ध्रुवांत को हैरानी से देखा और फिर मंडला की तरफ देखा। मंडला को हल्के से सिर हिलाते देख उसने जवाब दिया, चेतना अग्नि अजगर ग्रेटलो ब्लेज तालाब में विशेष हैं, लेकिन वे वास्तविक जीवन रूप नहीं हैं। वे चेतना शक्ति और लावा के संयोजन से निर्मित कुछ हैं। उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। सलोनी ने अपनी आस्तीन से अपना सुंदर हाथ बाहर निकाला और अपनी उंगली हिलाई। चेतना शक्ति की एक किरण निकली और लावा की ओर उड़ गई। लावा में बहुत बड़ी लहरें उठीं, जब लगभग 100 फीट का एक लावा अजगर दिखाई दिया, जो बहुत ही भयंकर लग रहा था। अजगर के शरीर से लावा टपक रहा था। पुतलियां विनाश और क्रोध से भरी हुई थीं। अजगर ने अपनी पूंछ हिलाई और एक लावा स्तंभ क्षितिज में उड़ गया। फिर वह तेजी से ध्रुवांत के समूह की ओर उड़ गया। सलोनी ने अपना हाथ हिलाया और एक चेतना शक्ति बल बाहर आया, जिसने सीधे लावा स्तंभ को चकनाचूर कर दिया। अजगर को बांधने और लावा की सतह से बाहर निकालने से पहले बल नीचे की ओर बढ़ता रहा। अजगर को ध्रुवांत से ज्यादा दूर नहीं घसीटा गया। सलोनी के हाथ की मुट्ठी से वह टूट गया, जिससे लावा हर दिशा में बिखर गया। एक लाल रंग की रोशनी उड़कर सलोनी के सामने मंडरा गई। लाल रंग की रोशनी में लावा बह रहा था, लेकिन ध्रुवांत उसके भीतर शुद्ध चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह एक चेतना अग्निमज्जा है। सलोनी ने लाल प्रकाश की उस गांठ को पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, इसमें साधना के लिए बहुत लाभ है, लेकिन इसे अवशोषित करने में कुछ दर्द होगा। तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। सलोनी ने अपनी उंगली हिलाई
और चेतना अग्निमज्जा ध्रुवांत की ओर उड़ गई। ध्रुवांत ने इसे ग्रहण किया और इसे अपने मुंह में लेने से पहले कुछ देर हिचकिचाया। जैसे ही चेतना अग्निमज्जा उसके मुंह में गई, वह लावा की तरह नीचे बहने लगी, जिससे ध्रुवांत का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे लगा कि जैसे ही लावा उसके मेरिडियन में बह रहा था, उसे जली हुई गंध की गंध आ रही थी। ध्रुवांत के शरीर में चेतना शक्ति तेजी से प्रसारित हो रही थी, क्योंकि उसने शुद्ध ज्वलंत चेतना शक्ति को अपने घेरे में ले लिया था, क्योंकि वह विजय स्तंभ कला को प्रसारित कर रहा था और लावा चेतना शक्ति को परिष्कृत कर रहा था। रिफाइनरी पूरे 10 मिनट तक चली। फिर ध्रुवांत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सफेद धुंध का एक टुकड़ा थूक दिया। जैसे ही सफेद धुंध वातावरण के संपर्क में आई, इसने वातावरण को जला दिया। क्या चमत्कारी चेतना अग्निमज्जा है? ध्रुवांत की आंखें सुखद आश्चर्य की चमक से भर गईं। चेतना अग्निमज्जा को परिष्कृत करने के बाद वह अपनी चेतना शक्ति के विकास को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेतना अग्निमज्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी मेरिडियन सख्त हो गई थी। यदि इसे प्रशिक्षण के लिए दिव्य चेतना लिक्विड्स के साथ जोड़ा जा सके, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से एक दिन में 1000 मील के समान होगा। बेशक यह चमत्कारी है। इस प्रकार के चेतना अग्नि अजगर से निपटना बेहद कठिन है। पहले वाला सिर्फ 100 साल पुराना था और उसकी ताकत तीसरे दर्जे के राजा के बराबर थी। हमारी महान हेवन लॉ सेना में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनका शिकार करने के योग्य हैं। सलोनी ने उदासीनता से कहा। ध्रुवांत ने जब उसकी बातें सुनी तो वह अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सलोनी ने जिस चेतना अग्नि अजगर से आसानी से निपटा था, उसकी तुलना तीसरे दर्जे के सम्राट से की जा सकती है। और तुम मुझ पर चेतना अग्निमज्जा का कर्जदार हो। सलोनी ने अचानक ध्रुवांत को घूरते हुए गंभीरता से कहा, मैंने तुमसे केवल इसे आजमाने के लिए कहा था। ध्रुवांत दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बर्फीली कमांडर अपनी बातों में इतनी सीधी होगी। चूंकि लॉर्ड रूलर आपको प्रशिक्षण के लिए यहां लाए हैं, इसलिए आपको ग्रेटलो ब्लेस तालाब में चेतना अग्नि अजगरों का शिकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन हमारी महान सेना में केवल तृतीय पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा से अधिक ताकत वाले लोग ही प्रवेश के योग्य हैं। बाकी के लिए वे केवल यहां प्रशिक्षण ले सकते हैं। आपकी साधना द्वितीय पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा स्तर पर है। अभी भी थोड़ी कमी है। सलोनी ने ध्रुवांत को घूरते हुए आसपास की ओर इशारा किया। उसके शब्दों में कोई विनम्रता नहीं थी। यदि आप प्रशिक्षण के लिए यहां रहने का इरादा रखते हैं, तो मैं पहले प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण लेने की सलाह देता हूं। चेतना अग्नि अजगर का शिकार करना अभी भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप अभी कर सकते हैं। आसपास के मंचों से ग्रेट हेवन लॉ आर्मी की ओर से भी कई निगाहें थीं, जिनकी आंखों में मुस्कान थी। उन्हें सलोनी के चरित्र की अच्छी समझ थी। हालांकि मैं ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का शासक हूं, लेकिन मैंने ग्रेट लॉ ब्लेज पॉन्ड की कमान उन्हें सौंप दी है। अगर वे इसके लिए सहमत नहीं होते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मंडला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता था कि वह स्पष्ट रूप से चाहती थी कि ध्रुवांत अपनी क्षमताओं के बल पर यहां प्रशिक्षण के लिए योग्यता हासिल करे। सलोनी द्वारा निशाना बनाए जाने से ध्रुवांत की नाक राख से ढक गई थी, इससे पहले कि वह असहाय होकर मुस्कुराए। उसने लावा महासागर की ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। सरसराहट। उसका शरीर अचानक नीचे की ओर झुका और उसने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। चेतना शक्ति की किरण ने लावा को तोड़ दिया, जिससे लहरें पैदा हो गईं। दहाड़ के बीच एक चेतना अग्नि अजगर, जो पहले वाले से कमतर नहीं था, बाहर निकला और आकाश में ध्रुवांत की ओर झपटा। आसपास के प्लेटफार्मों पर कई लोग आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहे थे, क्योंकि वे इस तथ्य से हैरान थे कि ध्रुवांत हिंसक चेतना अग्नि अजगर को भड़काने की पहल करेगा। अपनी सीमाओं को न जानना। सलोनी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ीं।
उसने ध्रुवांत के कार्यों को अपनी क्षमताओं से परे समझा था, इसीलिए वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। यह दृश्य देखते हुए मंडाला ने अपनी दोनों बाहें छाती पर टिका लीं और हल्के से मुस्कुराने लगी। धमाका! असंख्य निगाहों के सामने ध्रुवांत के शरीर से अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके पीछे एक सुनहरी आकृति बन गई, जिसने बेरहमी से अपनी हथेली बाहर फेंक दी। एक क्षण में एक आश्चर्यजनक चेतना शक्ति तूफान आया। धमाका! सुनहरी हथेली ने तुरंत चेतना अग्नि अजगर को पकड़ लिया और उसे जोर से कुचल दिया, जिससे चेतना अग्नि अजगर फट गया और विस्फोट होते ही लावा में बदल गया। ग्रेट हेवन लॉ आर्मी की निगाहें इस पर टिकी थीं और वे ध्रुवांत को देखकर हैरान हो गए थे। किसने सोचा होगा कि महज द्वितीय पड़ाव के दिव्य रैंक की साधना वाले एक युवक में इतनी शानदार लड़ाई की क्षमता होगी। जैसे ही सुनहरी हथेली ऊपर उठी, लाल रोशनी का एक टुकड़ा भी ऊपर उठा। ध्रुवांत महान सौर अमर शरीर के सिर पर खड़ा था और उसने एक आह्वान संकेत किया। चेतना अग्निमज्जा उसके हाथ में उड़ गई और उसने अपना सिर उठाया और बर्फ की तरह ठंडी सलोनी को देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव था। इसके बाद उसने अपनी उंगली हिलाई और चेतना अग्निमज्जा बाद की ओर उड़ गई। कमांडर बिंग क्विंग, ये आपको लौटा दिया जाएगा। ध्रुवांत महान सौर अमर शरीर के सिर पर खड़ा था। उसके सुंदर चेहरे पर लाल रंग के लावा के प्रतिपादन के तहत एक दिल को धड़काने वाला आकर्षण था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अब ग्रेट लॉ ब्लेज पॉन्ड में प्रशिक्षण लेने के लिए योग्य हूं? लाल रंग के ज्वालामुखी में लाल रंग का लावा उबल रहा था, जिससे भयानक तापमान निकल रहा था। ग्रेट हेवन लॉ आर्मी की निगाहें आसपास के प्लेटफॉर्म से युवा सिलहूट को देख रही थीं। ग्रेट हेवन लॉ आर्मी में द्वितीय पड़ाव के दिव्य रैंक की ताकत को शिखर नहीं माना जाता था। द्वितीय पड़ाव के दिव्य रैंक की तो बात ही छोड़िए, तृतीय पड़ाव के दिव्य रैंक की ताकत वाले शीर्ष योद्धा भी 100 साल पुराने चेतना अग्नि अजगर का इतनी आसानी से शिकार नहीं कर सकते थे। यह महिला जिसे शासक स्वयं यहां लेकर आए थे, उसमें कुछ क्षमता थी। कई लोगों की निगाहें झिलमिला उठीं, क्योंकि उनकी आंखों में उपहास की भावना फीकी पड़ गई थी। ग्रेट हेवन लॉ सेना ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में सबसे शक्तिशाली सेना थी। जो भी इसमें प्रवेश कर सकते थे, उन सभी का कठोर चयन किया गया था। इसलिए उनका अपना गौरव था। भले ही मंडला शासक थी, वह उन्हें स्वेच्छा से कचरा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी ध्रुवांत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें यह बता दिया था कि उन्हें उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हा, बहुत अच्छी ताकत है। चारों कमांडरों के बीच एक मजबूत आदमी ध्रुवांत को आश्चर्य से देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। वह ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में 5 कमांडरों में से दूसरे कमांडर थे। कमांडर अवनीश, जिनकी ताकत 5वीं पड़ाव के दिव्य रैंक के योद्धा के शिखर तक पहुंच गई थी। जब वह बोल रहे थे तो बर्फ की तरह ठंडे कमांडर सलोनी भी कुछ और नहीं कह पाए, क्योंकि ध्रुवांत ने जो ताकत दिखाई थी उससे वह भी विशेष रूप से हैरान रह गई थी। उसे छोटा मत समझो, उसने अभियान युद्ध में महान करुणा आकाश के केशव को हराया था। मंडला ने हल्के से बगल से कहा। ओह! चारों सेनापति थोड़े स्तब्ध थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से केशव के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह उनसे पहले इस युवक से हार जाएगा। ऐसा लगता है कि हमारे ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में कमांडरों की युवा पीढ़ी से कोई सभ्य व्यक्ति आया है। सलोनी ने ध्रुवांत को देखा और कहा। जब वह बोल रही थी तो वह ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के तथाकथित 4 महान कमांडरों के प्रति काफी तिरस्कारपूर्ण लग रही थी, लेकिन उसके पास तिरस्कार करने की योग्यता थी। आखिरकार आरुष की ताकत, जो तीसरी पड़ाव की योद्धा थी, सलोनी के सामने ज्यादा नहीं थी, जो 5वीं पड़ाव की योद्धा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेट हेवन लॉ आर्मी ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का वास्तविक छिपा हुआ कार्ड था। मंडला के सुनहरे शिष्यों ने ध्रुवांत की ओर देखा।
तुम अगले 3 महीनों तक प्रशिक्षण के लिए यहीं रहोगे। अब से 3 महीने बाद अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें 9-9 अग्नि ड्रैगन सरणी से गुजरना होगा, जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। अगर तुम इसे पार नहीं कर सकते तो बाहर आने के बारे में मत सोचो। मैं ड्रैगन फीनिक्स हेवन में भाग लेने के लिए किसी और को भी भेजूंगा। 9-9 फायर ड्रैगन एरे। ध्रुवांत चारों कमांडरों को देखकर दंग रह गया जो बगल में खड़े थे। उसने महसूस किया कि वे भी हैरान थे। फिर उसने उसे दयनीय नजरों से देखा। वह क्या है? ध्रुवांत को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह खुद को संभाल कर पूछ ही सकता था। यह एक ऐसा स्तर है जिसे शासक ने खुद ही तय किया है। आमतौर पर जो कोई भी इसे खुद से पास कर सकता है, उसके पास कमांडर के रूप में पदोन्नत होने की योग्यता होगी, सिवाय इसके कि इतने सालों के बाद इसे पास करने वालों की संख्या बहुत कम है। सलोनी के गुलाबी होंठ मुड़े हुए थे। अपने बर्फीले चरित्र के साथ वह दूसरों की विपत्ति से खुश होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। ध्रुवांत के मुंह का कोना फड़क उठा। यह वास्तव में ग्रेट हेवनलॉ डोमेन का कमांडर स्तर था। उनके अनुमान के अनुसार यहां तक कि एक चौथे पड़ाव के योद्धा को भी तथाकथित 9-9 फायर ड्रैगन एरे से गुजरने में मुश्किल होगी, और यहां मंडला ने इसे छोड़ने के लिए अपनी शर्त के रूप में इस्तेमाल किया। यह बस कठोर और सख्त था। यदि उसके और मंडला के बीच कोई विवाद न होता तो वह सोचता कि मंडला जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? मंडला की सुनहरी आंखों ने ध्रुवांत को देखा और विचारमग्न होकर बोली, यदि तुम में इतना भी आत्मविश्वास और साहस नहीं है तो यह विश्वास करना कठिन होगा कि उन प्रतियोगियों का सामना करते समय तुम्हारे जीतने का कोई मौका है। ध्रुवांत मंडाला को देखकर दंग रह गया। उसे साफ समझ आ गया कि उसके शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा है। उसने एक बार उससे कहा था कि इस दुनिया में अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी हो सकती हैं जिन्होंने महान अवसर प्राप्त किए हैं। इस प्रकार महान सौर अमर शरीर को परिष्कृत किया है। फिर भी केवल एक ही आदिम अमर शरीर था। यदि वह अंतिम सफलता प्राप्त करना चाहता था तो उसके लिए उन विरोधियों का सामना करना अपरिहार्य होगा जिन्हें समान अवसर मिले थे। ध्रुवांत केवल कल्पना कर सकता था कि वे प्रतिद्वंद्वी कितने भयानक थे। वे कुछ ऐसे नहीं थे जिनकी तुलना अब तक के उसके प्रतिस्पर्धियों से की जा सके। इसलिए मंडला की सुनहरी पुतलियों की निगाहों के नीचे ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बिना किसी कीमत के मिले। अगर वह इसे प्राप्त करना चाहता है तो उसे बदले में कीमत चुकानी होगी। आम लोग केवल उनकी चमकदार और ऊंची उपलब्धियों को देख सकते थे, लेकिन उन उपलब्धियों के लिए उन्हें जो कठोर प्रशिक्षण देना पड़ा उसे नहीं देख सकते थे। जब अवनीश, सलोनी और बाकी 4 कमांडरों ने ध्रुवांत को इस बात पर सहमत होने की हिम्मत करते देखा तो उनकी निगाहें अजीब थीं, लेकिन उनकी आंखों की गहराई बहुत अधिक कोमल हो गई, क्योंकि ध्रुवांत ने जो साहस दिखाया था उससे वे कुछ हद तक प्रभावित हुए। आखिरकार कोई भी व्यक्ति 9-9 अग्नि ड्रैगन सरणी में लापरवाही से घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मंडला ने संतोष में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभर आई। तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगी। कमांडर तुम्हें प्रशिक्षण के तरीके बताएंगे। अपनी बात खत्म करते हुए उसकी आकृति चमकी और गायब हो गई। उस तेज गति ने ध्रुवांत और कमांडरों को ईर्ष्या में डाल दिया। एक शूरवीर रैंक के विशेषज्ञ के सामने वे एक बच्चे की तरह कमजोर थे। मंडला को जाते हुए देखकर ध्रुवांत ने अपनी नजर अवनीश, सलोनी और बचे हुए 4 कमांडरों की ओर घुमाई और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं अगले 3 महीनों तक चारों कमांडरों को परेशान करूंगा। अवनीश ने हाथ हिलाते हुए हंस दिया। हालांकि वह लोहे के टॉवर की तरह लग रहा था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। मंडला और ध्रुवांत के लहजे से लगता है कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ उच्च शासक और छोटे कमांडर के बीच का नहीं था। इसलिए उसने ध्रुवांत के साथ बहुत ज्यादा लापरवाही से पेश आने की हिम्मत नहीं की।
सलोनी आपको ग्रेटलो ब्लेज तालाब की खेती के तरीकों के बारे में बताएगा। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे भी मिल सकते हैं। अवनीश ने ध्रुवांत को देखकर मुस्कुराया। तीनों कमांडर ग्रेट हेवनलॉ आर्मी के प्रशिक्षण की जांच करने के लिए आसपास के प्लेटफॉर्म पर लौट आए, जबकि केवल सलोनी ही रह गया। सलोनी ने अपनी बर्फीली पुतलियों से ध्रुवांत को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि शासक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन जब से उसने तुम्हें यहां छोड़ा है तब से मैं तुमसे ग्रेट हेवनलॉ आर्मी की सबसे सख्त प्रदर्शन आवश्यकता की मांग करूंगी। ध्रुवांत मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं साधना कैसे शुरू करूं? ध्रुवांत ने ठंडी सुंदरी से बिना किसी बात के सीधे पूछा। शुरू में मैं चाहता था कि तुम महान हेवनलॉ सेना के अन्य योद्धाओं की तरह बनो, उन प्लेटफार्मों पर साधना करो, लेकिन चूंकि तुम चेतना अग्नि अजगरों से निपटने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें ग्रेटलॉ ब्लेज तालाब के गहरे हिस्सों में ले जाऊंगा। भविष्य में तुम अपनी साधना की गति को तेज करने के लिए चेतना अग्नि अजगरों का शिकार करोगे, सलोनी ने कहा। इसके अलावा ग्रेटलॉ ब्लेज तालाब के अंदरूनी हिस्सों का तापमान बहुत ज्यादा है। अपनी ताकत से आप सिर्फ 1000 फीट नीचे जा सकते हैं और यही आपकी सीमा होगी। इसके अलावा गहरे हिस्सों में ज्यादा शक्तिशाली चेतना अग्नि अजगर हैं, जिनसे आप अपनी मौजूदा ताकत से नहीं निपट पाएंगे। और भी ज्यादा शक्तिशाली? ध्रुवांत कुछ चौंका। यह ग्रेटलॉ ब्लेज पॉन्ड वास्तव में कोई अच्छी जगह नहीं थी। आपने पहले जिस चेतना अग्नि अजगर का शिकार किया था वह केवल 100 साल तक जीवित रहा था। यह जितना पुराना है उतना ही शक्तिशाली है। इसका पता इसके आकार से लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक आप गहरे हिस्सों में नहीं घुसते तब तक आप उन शक्तिशाली चेतना अग्नि अजगरों का सामना नहीं करेंगे। हालांकि सलोनी का दिल ठंडा था, उसने ध्रुवांत को उसके संदेह के लिए एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। क्या चेतना अग्निमज्जा जितनी शक्तिशाली थी उतनी ही शुद्ध भी है? ध्रुवांत ने अपने होठों पर तमाचा मारा। उसने अभी अभी 100 साल पुरानी चेतना अग्निमज्जा को परिष्कृत किया था। अगर उसे पुरानी अग्निमज्जा मिली है तो उसका प्रभाव भी बेहतर ही होगा। सलोनी ध्रुवांत की तरफ आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाई। इस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। कौन नहीं चाहेगा कि वह चेतना अग्नि अजगर की चेतना अग्निमज्जा प्राप्त करे, जिसकी आयु 500 या 1000 साल से ज्यादा हो गई हो? लेकिन उसके पास क्षमता भी होनी चाहिए। बिंक्विंग की आंखें घुमाने पर ध्रुवांत केवल सूखी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मेरे पीछे आओ। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बहुत अच्छी फसल होगी। सलोनी के गुलाबी होंठ उठे। कुछ ही देर बाद वह नीचे ग्रेटलॉ ब्लेज तालाब की गहराई में उड़ गई। उसकी हरकत देखकर ध्रुवांत तुरंत उसके पीछे चला गया। 2 प्रकाश की किरणें रसातल में उड़ गईं। जैसे जैसे वे ग्रेटलॉ ब्लेज तालाब के करीब पहुंचते गए, तापमान और भी भयानक होता गया। यह इतना अधिक था कि ध्रुवांत को भी अपने शक्तिशाली शरीर के साथ एक अस्पष्ट चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जिससे वह चौंक गया। आखिरकार उन्हें अभी ग्रेटलॉ ब्लेज तालाब में प्रवेश करना था। जब वे ग्रेटलॉ ब्लेज तालाब की गहराई की ओर बढ़ रहे थे, तभी ध्रुवांत ने देखा कि यह कितना विशाल था। यह व्यावहारिक रूप से एक भूमिगत लावा महासागर था। आसपास की खाई में लावा के पिघलने से एक जटिल भूभाग का निर्माण हुआ और विशाल गुफाएं सभी आकार और आकारों में बन गईं, जो एक भूल भुलैया की तरह प्रतीत होती थीं। ध्रुवांत ने सलोनी का पीछा किया और वे गुफाओं से गुजरे। लगभग 10 मिनट बाद सलोनी ने आखिरकार अपनी गति धीमी कर दी। ध्रुवांत ने सलोनी के पीछे से अपना सिर आगे बढ़ाया और आगे की ओर देखने लगा। उसके बाद उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। उसके सामने एक लाल रंग का लावा सागर दिखाई दिया, लेकिन इस समय लावा सागर की सतह पर चेतना अग्नि अजगर रेंग रहे थे, जो बड़े लावा भंवरों को ऊपर ला रहे थे। लगातार तीखी फुफकार की आवाजें गूंज रही थीं। मोटे तौर पर आगे देखने पर पता चला कि वहां कम से कम कुछ 100 चेतना अग्नि अजगर थे। यहां तक कि ध्रुवांत को भी लगा कि इतनी मात्रा से उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। सलोनी के बर्फीले चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर उभरी जब उसने ध्रुवांत को देखा।
उसने धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए परिचय दिया। उसके होंठ फड़क रहे थे। ग्रेटलॉ ब्लेज पॉन्ड हेल मोड में आपका स्वागत है। लाल रंग के लावा में कई चेतना अग्नि अजगर तेजी से तैर रहे थे और अपने साथ कई लावा भंवर लेकर आ रहे थे। लगातार फुफकारने की आवाजें आ रही थीं, जिससे दूसरों को अपने सिर की त्वचा सुन्न होती हुई महसूस हो रही थी। इस दृश्य को देखकर ध्रुवांत जैसी मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति की भी अभिव्यक्ति रूखी हो गई। हालांकि यहां मौजूद चेतना अग्नि अजगरों के आकार को देखते हुए उनमें से अधिकांश की आयु 1 शताब्दी से भी कम होनी चाहिए, लेकिन यह मुट्ठी भर ही थे जिन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। यद्यपि ध्रुवांत के लिए 100 साल पुराने चेतना अग्नि अजगरों का शिकार करना पहले आसान लग रहा था, लेकिन उसने बिना किसी रोक टोक के महान सौर अमर शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन अब भी यह कठिन होगा यदि उसे इतनी बड़ी संख्या में चेतना अग्नि अजगरों का सामना करना पड़े, भले ही उसके पास महान सौर अमर शरीर हो। क्या यह अचानक से थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया है? ध्रुवांत ने कुछ हद तक कठोर मुस्कान दी। हालांकि उसे आत्मविश्वास था, लेकिन वह घमंडी नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि वह सिर्फ अपनी शक्ति से इतने सारे चेतना अग्नि अजगरों से इतनी आसानी से निपट सकता है। ये राक्षस मिट्टी से नहीं बने थे। शासक के अनुसार आपके पास केवल 3 महीने बचे हैं। यदि आप अब से 3 महीने बाद 99 ब्लेज ड्रैगन एरे को चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको इस पद्धति से प्रशिक्षण लेना होगा। सलोनी ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर टिका लिया। मुलायम कपड़े ने उसके कामुक चाप को रेखांकित किया और उसके होठों के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान लटकी हुई थी, क्योंकि वह ध्रुवांत को घूर रही थी। स्वाभाविक रूप से यह केवल मेरा सुझाव है और चुनाव आपका है। ध्रुवांत के होठों का कोना हल्का सा फड़क उठा। चूंकि यह बात पहले ही कही जा चुकी थी, तो वह कैसे मना कर सकता था। सलोनी ने ध्रुवांत के चेहरे पर असहाय भाव देखा और वह मुस्कुराई। ठीक है, तुम यहां प्रशिक्षण के लिए रहोगे। अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। अपनी बात खत्म करते हुए वह मुड़ी और चली गई। जैसे ही रोशनी टिमटिमाने लगी, उसे बस कुछ सांसें लेने में ही उसकी नजरों से ओझल हो गई और ध्रुवांत को यहां अकेला छोड़ दिया, जबकि वह अवाक होकर धधकते लावा महासागर को देख रहा था। ध्रुवांत बहुत देर तक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराता रहा, फिर अपने आप को संभाल पाया। बड़बड़ाना और स्वर्ग से शिकायत करना उसका स्वभाव नहीं था। चूंकि वह आया है, तो वह निश्चित रूप से दृढ़ रहेगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली और धधकती हवा उसके फेफड़ों में चली गई। उसे अपने शरीर में जलन महसूस हुई। उस दर्द ने धीरे धीरे उसकी काली पुतलियां भी तीखी कर दी थीं। ध्रुवांत ने लाल रंग के लावा को देखा। एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद वह बता सकता था कि हालांकि लावा में चेतना अग्नि अजगरों की काफी मात्रा थी, लेकिन उनका वितरण विनियमित नहीं था। कुछ जगहों पर चेतना अग्नि अजगर घनी तरह से एक साथ जमा थे, जबकि अन्य जगहों पर उनकी संख्या कम थी। ध्रुवांत की मौजूदा ताकत के साथ वह 2 या 3 चेतना अग्नि अजगरों से निपट सकता था, जो 100 साल से ज्यादा पुराने थे। लेकिन अगर संख्या बढ़ गई, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि वह इस जगह पर पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाए, उसे उथले से गहरे की ओर बढ़ना चाहिए। यहां इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांत ने अब और संकोच नहीं किया और अपने पैरों को थपथपाया, इससे पहले कि उसकी आकृति रहस्यमय तरीके से लावा महासागर के एक कोने में प्रकट हुई। वह लावा महासागर से कुछ दसियों फीट ऊपर हवा में तैरता रहा, फिर सावधानी से लावा महासागर के ऊपर हवा में कदम रखा। हिस! जैसे ही ध्रुवांत लावा महासागर की सीमा में प्रवेश किया, वहां लगभग 1 दर्जन चेतना अग्नि अजगर थे जो लावा में तैर रहे थे और उन्होंने उसके आने का आभास कर लिया। तुरंत ही लावा फट गया और अजगर लाल रंग की रोशनी की धारियों में बदल गए और तेजी से ध्रुवांत की ओर झपटे,
अपने भयंकर नुकीले दांतों को लहराते हुए उनके भीतर से धधकते लावा को बाहर निकाला। यह बेहद घातक था। ध्रुवांत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसका शरीर तेजी से बिजली में बदल गया और उसकी छाती पर 9 बिजली के निशान दिखाई दिए। उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर लहराई और एक जोरदार धमाका हुआ। 1 दर्जन बिजली के तूफान आए जो दर्जनों चेतना अग्नि अजगरों से टकराए। धमाका। न केवल वे चेतना अग्नि अजगर उस अजगर से अतुलनीय थे जिसका ध्रुवांत ने पहले शिकार किया था, इसलिए उनकी उम्र भी कुछ दशक ही रही होगी। इसलिए उनके हमलों से ध्रुवांत की नजर में कोई खास खतरा नहीं था। जब बिजली गिरी तो दर्जन भर चेतना अग्नि अजगर फटने के साथ ही लावा में बदल गए। ध्रुवांत ने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि 1 दर्जन चेतना अग्नि मज्जा उड़कर उसके पास आ गए और उसे तुरंत अपने पास रख लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि पहले से ही उतार चढ़ाव पहले ही समाप्त हो चुका था। अभी वहां बहुत सारे लावा टोरे थे जो अचानक लावा महासागर की सतह से बह गए। उन टोरे के नीचे वास्तव में क्रूर चेतना अग्नि अजगर थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो आकार में बहुत बड़े थे। स्पष्ट रूप से वे पहले से ही 100 साल पुराने हो चुके थे। धमाका। विशाल लावा लहरें उठीं और तीखी फुफकारें फैल गईं। कई नजरें जिनमें धधकती लावा थी अंतरिक्ष में घुस गईं और हर दिशा में ध्रुवांत की ओर झपटीं। इस तरह के हमले का सामना करते हुए ध्रुवांत ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दिल में इच्छा शक्ति दिखाई और महान सौर अमर शरीर को संघनित कर दिया। सुनहरा प्रकाश प्रसारित हुआ, जिससे लावा किरणों ने उस विशाल आकृति पर हमला किया। छप छप। हालांकि इन चेतना अग्नि अजगरों के हमले हिंसक थे, लेकिन ध्रुवांत के महान सौर अमर शरीर की रक्षा न केवल आश्चर्यजनक थी, बल्कि इसे ग्रेटलॉ गोल्ड पॉन्ड की वृद्धि भी मिली थी। इसलिए वे हमले उसके शरीर की सतह पर केवल जलने के निशान छोड़ सकते थे। ध्रुवांत के नियंत्रण में महान सौर अमर शरीर ने नरसंहार शुरू कर दिया था। विशाल सुनहरे हथेलियों के प्रहार के तहत यह सीधे लावा को भेद गया था और 2 क्रूर चेतना अग्नि अजगरों को पकड़ लिया था, उन्हें कुचल दिया था। धमाका। महान सौर अमर शरीर की गति के तहत विशिष्ट चेतना अग्नि अजगर जो दशकों पुराने थे, वे तुरंत उसके द्वारा मारे गए। केवल 100 साल से अधिक उम्र के बड़े आकार वाले, जिनकी ताकत तीसरे पड़ाव के योद्धाओं के बराबर थी, ध्रुवांत के हमलों का सामना कर सकते थे। हालांकि चेतना अग्नि अजगरों के पास कोई बुद्धि नहीं थी, लेकिन वे संख्या में लाभ में थे। इस प्रकार वे हर दिशा में महान सौर अमर शरीर पर अंतहीन हमला करते रहे। ध्रुवांत ने भी अपनी चेतना शक्ति के तेजी से खत्म होने का एहसास किया था। यह इतना अधिक था कि महान सौर अमर पिंड पर चमकदार सुनहरा प्रकाश भी मंद पड़ रहा था। धमाका। महान सौर अमर पिंड की विशाल हथेली ने लावा को भेद दिया और एक 100 वर्ष पुराने चेतना अग्नि अजगर को पकड़ लिया तथा उसे खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक लाल रंग की चेतना अग्निमज्जा उड़ी और उसे ध्रुवांत ने प्राप्त कर लिया, जो महान सौर अमर शरीर के भीतर छिपा हुआ था। सिर्फ 2 घंटों में ही उसने 5 चेतना अग्नि अजगरों को मार डाला था, जो 100 साल से ज्यादा पुराने थे। जहां तक 100 साल से कम उम्र के अजगरों की बात है, तो उनकी संख्या दर्जनों थी। स्पष्ट रूप से इस उपलब्धि की कीमत महान सौर अमर शरीर की चमकदार सुनहरी रोशनी थी, जो चेतना शक्ति की थकावट के कारण विशेष रूप से मंद हो गई थी। इस तरह की अंतहीन लड़ाइयां चेतना शक्ति के लिए केशव के साथ उसकी लड़ाई से भी अधिक थका देने वाली थीं, क्योंकि इस समय ध्रुवांत के पास जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे बिना रोक टोक के अपने शरीर में चेतना शक्ति का संचार करना था। अन्यथा अगर वह चेतना अग्नि अजगरों पर नजर रखने वालों को कोई रास्ता पकड़ने देता, तो वह निश्चित रूप से हार जाता। इस तरह के समय में उन कमजोर चेतना अग्नि अजगरों की हिम्मत नहीं होती कि वे बहुत करीब आ सकें। इसलिए ध्रुवांत पर हमला करने वालों में से ज्यादातर चेतना अग्नि अजगर थे, जो 1 शताब्दी से ज्यादा उम्र के थे। कभी कभी
ध्रुवांत को 8 चेतना अग्नि अजगरों के भयानक हमलों का सामना भी करना पड़ता था, जो 1 शताब्दी से ज्यादा उम्र के थे। भारी बोझ के साथ इस तरह की लड़ाइयां उसकी चेतना शक्ति को तेजी से खत्म कर रही थीं। धीरे धीरे ध्रुवांत को खुद को संभाले रखने में दिक्कत होने लगी। महान सौर अमर शरीर के भीतर ध्रुवांत का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। इस तरह की थकावट के लिए सिर्फ आधे घंटे की जरूरत थी, इससे पहले कि चेतना शक्ति थकावट के लक्षण उसके दिव्य सागर में दिखाई दें। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को जैसे ही थकावट का ऐसा स्तर दिखाई दे, तुरंत युद्ध छोड़ देना चाहिए तथा अपनी चेतना शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक शांत स्थान ढूंढकर पुनः युद्ध करना चाहिए। हालांकि ध्रुवांत की पुतलियां, जो इस समय और भी ज्यादा उत्तेजित हो रही थीं, स्पष्ट रूप से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखती थीं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर चेतना शक्ति सामान्य से ज्यादा सक्रिय थी। चेतना शक्ति का निरंतर संघर्ष और थकावट चेतना शक्ति का सबसे सक्रिय प्रदर्शन था। जितना अधिक उसे महसूस हुआ कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है, उतना ही अधिक वह पीछे नहीं हट सका। ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठी भींची और उसके सामने लाल रंग की कई रोशनी की गांठें दिखाई दीं। ये चेतना अग्निमज्जा थीं जो उसने पहले प्राप्त की थीं। उसने लाल रंग की रोशनी की इन गांठों को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। चेतना अग्निमज्जा को परिष्कृत करने से शरीर में जलन की तीव्र पीड़ा होती है। आमतौर पर जब कोई इसे परिष्कृत करना चाहता था, तो वे इसे परिष्कृत करने के लिए एक शांत जगह की तलाश करते थे। ध्रुवांत जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने युद्ध के दौरान इसे परिष्कृत करने की हिम्मत की, वे संख्या में बहुत कम थे। पाका जब चेतना अग्निमज्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, तो ध्रुवांत का चेहरा और शरीर तुरंत लाल हो गया, मानो उसका पूरा शरीर आग में जलने वाला हो। उबलते लावा जैसी चेतना शक्ति उसके शरीर में हिंसक रूप से प्रवाहित हुई, क्योंकि उसके मेरिडियन जलने के तीव्र दर्द ने ध्रुवांत के चेहरे को विकृत कर दिया। हालांकि उसने दर्द से अपने दांत भींच लिए और उसके दांतों के बीच से ताजा खून के निशान निकल रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह रुकने का कोई इरादा नहीं रखता था।